जो है वक्त कहानी कुर्सी का हो गया है और इस वक्त हम लाल किले पर मौजूद हैं। मेरी आवाज अगर आपको अच्छी हो तो आज कहानी कुर्सी का ये प्रोग्राम हम यहाँ लाल किले से ही कर रहे हैं क्योंकि सारी जानकारियां यहीं से निकल रही हैं। हमारे सारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं। दिल्ली में जो कल धमाका हुआ, भीषण धमाका, 12 लोगों की मौत, इतने लोग हताहत हुए, घायल हुए हैं। इसमें देश की सारी प्रीमियर एजेंसियां जो हैं वो जांच में लगी हुई हैं। एनआईए को मेन एजेंसी के तौर पर ये जांच सुपुर्द कर दी गई है क्योंकि आतंकवादी हमला है ये। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के जितने अंतर्गत और सेल बने हुए हैं, स्पेशल सेल हैं, क्राइम ब्रांच है। जम्मू कश्मीर की पुलिस का रोल बहुत अहम है क्योंकि वो शुरुआत से इस जांच में जुटी हुई है। यूपी की एटीएस, हरियाणा की पुलिस, सब लोग इस जांच में शामिल हैं। आईबी के इनपुट्स जो हैं वो इसमें लिए जा रहे हैं। होम मिनिस्टर के घर पर बैठक चल रही थी, वो अभी खत्म हुई है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर जी यहाँ हमारे साथ लाल किले पर ही आज मौजूद हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस जांच में जो होगा वो देखिए देर सवेर सबके सामने आएगा। मैं अभी अपने सहयोगी से पूछ रहा था कि कब तक उम्मीद करें कि कोई ऑफिशियल जानकारी किसी ऑफिशियल तरीके से दी जाए, हमको बताया जाए कि क्या हुआ, क्या पता चला। तो वो कह रहे थे आज भी मुमकिन है कि ऐसा कुछ आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से बताया जाए क्योंकि बहुत सारे किरदार तो पहले ही पकड़ लिए गए थे इसके। आप इसको देखने के दो तरीके हैं। देखें, ये ब्लास्ट हुआ, लोगों की जान गई, ये सच है, लेकिन जो तैयारी इन लोगों की थी ये कश्मीर के इस डॉक्टर आतंकी गैंग की, वो तो उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। 3000 किलो विस्फोटक जिन लोगों ने जमा करके रखा था, उनकी क्या प्लानिंग थी और कब की थी, इसके तो बारे में केवल अभी वही लोग जानते हैं जो सीधे तौर पर इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने वही बात दोहराई जो उन्होंने पुलवामा हमले के बाद कही थी। ये बहुत बड़ी गलती आतंकवादी कर चुके हैं और उनको अंजाम भुगतना पड़ेगा। और कहा था उन्होंने उस वक्त कि दुनिया के दूसरे कोने से भी ढूंढ कर लाना पड़े तो लाएंगे, पाताल में छिपे होंगे तो भी लाएंगे। आज भूटान गए हुए थे प्रधानमंत्री, भूटान पहुंचे तो जरूर कार्यक्रम में जिसमें उनको जाना था, लेकिन वहां कहा उन्होंने कि मैं बहुत भारी मन से आया हूं, लेकिन चूंकि एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम था भूटान की सरकार के साथ हमारा, इसलिए मैं यहां आया हूं। लेकिन मैं कह दूं कि हमने ये कसम खाई है, जो भी लोग दिल्ली की इस वारदात के पीछे हैं, सब के सब न सिर्फ पकड़े जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। आप सुनिए प्रधानमंत्री की बात आज जो उन्होंने भूटान से कही। आज मैं यहां बहुत भारी मन से आया हूं। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. और एक बात इसमें आप नोट कीजिए, प्रधानमंत्री ने विदेश से ये बात कही है और फिर उन्होंने अंग्रेजी में अपनी बात रिपीट भी की है कि ये मैसेज जहां तक जाना है चला जाए। इसको हिंदी नहीं समझ में आती, वो भी सीधे मेरे मुंह से ही सुन ले। ऑल दोज गिल्टी विल बी पनिश्ड। प्रधानमंत्री के सब शब्द बिल्कुल साफ हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि देश, हिंदुस्तान इस हमले के गुनहगारों को कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से जब ये बात आती है तो देश में एक आत्मविश्वास भी आता है और ये लोगों में भरोसा उठता है कि बहुत जल्द इसके दोषियों तक पहुंचेंगे। अब सवाल ये है, क्या कार्रवाई वैसी ही होगी जैसी पहलगाम के हमले के बाद हुई थी? आज जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर आप क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर कार्रवाई उससे बड़ी होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उससे पहले कल जो गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वो भी सुनने लायक है। जिस अंदाज में और जिस एक तरह से कहें कि बहुत उसमें लग रहा था कि अंदर से बहुत गुस्सा है,
गृहमंत्री के तौर पर वो तुरंत लोगों से मिलने चले गए और हम लोग भी अपना शो स्टूडियो छोड़कर लाल किले से कर रहे हैं। तो जिन आतंकवादियों को ये भ्रम है, भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, उस मनोबल के साथ खड़ा है जिसको तोड़ने के लिए इस तरह की हरकतें होती हैं। हमारे जो लोग मर गए, जिनकी जान चली गई, उनके परिवार वालों के साथ संवेदना, लेकिन इसका जवाब तो मिलेगा, इसका बदला तो लिया जाएगा। और एक बात जिसको शायद अभी सरकार की तरफ से कहना ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमें लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज हुआ था, वो पॉज बटन रिलीज करने का समय आ गया है। ये नहीं हो सकता है क्योंकि हमें अभी तक कोई ऑफिशियल वो बात नहीं पता चली, लेकिन एक बात तो बार बार आ रही है ना कि कोई हैंडलर था जो पाकिस्तान में बैठा था जैश ए मोहम्मद का, जो वाया टेलीग्राम या किसी दूसरे ऐसे जो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं उनके जरिए वो कुछ मैसेजिंग कर रहा था। और खतरनाक क्या है? खतरनाक ये है जिसको हम बार बार कहते हैं कि देखिए हम लड़ तो दुनिया से सकते हैं, लेकिन जो भारत के अंदर गद्दार छिपे हैं ये कहना पड़ेगा, क्योंकि ये चाहे डॉक्टर उमर हो, डॉक्टर मोहिउद्दीन हो, या जो अलग अलग जगह से जो लोग पकड़े गए, थोड़ा सा लगता है ना कि हम कहां जा रहे हैं। और हम जब 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर शांत हो गया, वहां का मुसलमान वापस लौट आया, वहां का मुसलमान हाथ में पत्थर नहीं उठाता है, तब ये करने की कोशिश हो रही। और मैं इसको कई बार कहता हूं कि ये हिंदू मुसलमान नहीं है, लेकिन रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म से भारत की लड़ाई अब और बड़ी और ज्यादा बेहतर होने वाली है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा और इसने तो ये बात एक बार फिर देश के सामने साबित कर दी ना कि जिहादी बनने के लिए, रेडिकलाइज होने के लिए, आतंकवादी बनने के लिए कोई उम्र या क्वालिफिकेशन नहीं होती है। अनपढ़ है तो ज्यादा इंडोक्ट्रिनेट हो जाएगा, किसी खास इलाके का रहने वाला है तो ज्यादा उसके मन में जहर भरा जा सकता है, ऐसा नहीं है। सब पढ़े लिखे डॉक्टर, एमडी किया हुआ डॉक्टर है भाई, एमडी पोस्ट डॉक्टरेट किया हुआ मेडिसिन का छात्र है जो है। और ये जो महिला बताई जा रही है कई साल से प्रैक्टिस कर रही है, सरकारी कॉलेजों में प्रैक्टिस कर रही है, उसकी गाड़ी में हथियार रखे हुए बरामद हुए। तो ये आपने ये पहलू तो है और इसकी खुलकर बात होनी ही चाहिए और ऐसे कैंपेन अब चलाने जानी चाहिए। आप व्यूअर्स की हमारी दिलचस्पी इस वक्त होगी कि भाई ये बताइए हमको कि कौन और पकड़ा जा रहा है, क्या और पता चला है, तो वो हम लगातार वो तो आपको हम लोग बताती रहेंगे। लेकिन जो बात अभी आप कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर का पॉज बटन रिलीज कर दें, पाकिस्तान का मैंने बयान देखा नहीं, लेकिन जब भी नाम लिया जाएगा हमारी तरफ से तो उनकी तरफ से तो ये होगा कि भाई आप तो हर बात पर हम ही को तो दोष देते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है। ये पुलवामा से ज्यादा बड़ी साजिश है। पुलवामा में तो देखें वो सारे लोग जो हैं कई हफ्तों के बाद मारे गए थे आतंकवादी ऑपरेशन महादेव में, यहाँ तो सारे पकड़ लिए गए ना। एक ही तो मरा है ये उमर मोहम्मद जो गाड़ी में था, लेकिन बाकी इसके 3-4 साथी तो सब पकड़े जा चुके हैं। बहुत सारे लोग जिनके नाम नहीं आए और लोग हिरासत में लिए गए, लगभग 8 लोगों की। और जैश ए मोहम्मद और पाकिस्तान का लिंक तो बड़ा क्लियर इसलिए है कि पहली गिरफ्तारी किसकी हुई थी? सहारनपुर में डॉक्टर आदिल की। कहां से? जम्मू कश्मीर का रहने वाला, वहां पोस्टर चिपका रहा था जैश ए मोहम्मद के नाम के, उसको तस्वीर में ढूंढ के जम्मू कश्मीर की पुलिस सहारनपुर पहुंची है और फिर फरीदाबाद तक वो लेके गया है अपने बाकी साथियों के पास। तो इसमें जैश ए मोहम्मद पाकिस्तान एंगल तो शुरुआत डे 1 से क्लियर है। बिल्कुल, ये बहुत साफ बात है। जैसे आपने कहा ना कि इसके पीछे के लोग, मैं ये बात कह रहा हूँ, इसको समझना चाहिए। रात को मैं खबर देख रहा था, आपने कहा पाकिस्तान का जिक्र, पाकिस्तान में बहुत घबराहट है। पाकिस्तान की सेना में, पाकिस्तान की सरकार में और जो एस्टेब्लिशमेंट आप जिसे बोलते हैं उस सब में घबराहट है और वो अपनी तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि उनको तो पता है ना कि कौन लोग हैं जिसके साथ ये काम कर रहे हैं। और इससे मैं कहता हूं कि जो कुछ हुआ वो बहुत ही छोटा हिस्सा हुआ है। ये घटना मतलब हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, इंटेलिजेंस एजेंसीज है, उन्होंने समय रहते इसको पकड़ लिया। इसलिए ये समझना कि 8 लोग मारे गए हैं तो ये घटना ऐसी 8 लोगों की घटना नहीं है, ये एक बड़ी साजिश थी। 3000 किलो विस्फोटक को लेकर जिस तरह से क्या है। और आप कह रहे हैं जिनके पीछे वालों के पीछे जो खड़े ना, उनकी बात कीजिए। और मैं ये कह रहा हूँ, जब सरकार ने इस पूरे मामले को, होम मिनिस्टर को मैं रात को देख रहा था, होम मिनिस्टर जिस तरह से आए और एनआईए को एक तरह से ये जांच सौंप दी गई है। एनआईए का मतलब है कि टेररिज्म का मतलब है, और टेररिज्म का मतलब है, सरकार ने साफ कहा कि एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर है। तो जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये फिर से वहीं पर वक्त आ गया, क्योंकि पॉज को है ना बहुत देर तक पॉज नहीं किया जा सकता। पॉज थोड़े से समय के लिए होता है। पॉज का मतलब ये होता है कि किसी दिन जरूरत पड़े, तो मुझे लगता है कि ये जरूरत आ गई है। और अब यदि ये पॉज बटन को आप ओपन करते हैं तो फिर दोबारा पॉज करने की जरूरत ना पड़े, इसका हिसाब किताब ठीक से किया जाए, बराबर हो, इस बार बराबर हिसाब किताब हो, ऐसा लगता है। और ये वक्त आ गया, क्योंकि ये बड़ी घटना थी। और मैं तो शुक्र मनाने वाली बात करता हूँ कि ये बहुत छोटे से में निपट गया है। ये बात तो बिल्कुल आपको भी, मैं तो जब से आया हूँ यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये ना कहें कि 8 लोग मरे हैं। नहीं, वो तो नुकसान हमारा हुआ, वो दर्द तो हमें है। लगता है कि केवल 8 लोग नहीं। ये आप एजेंसियों को अपनी क्रेडिट भी दीजिए।
भाई तैयारी 3000 किलो विस्फोटक की थी। दिल्ली में न जाने, दिल्ली में ही अगर प्लान होता तो जैसे कोई कह रहा था, मैं किसी सीनियर जर्नलिस्ट को आज पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि क्या मालूम इनकी दिल्ली में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश थी। हो सकता है ये जगह जगह पर ये आदमी जिसने कल ब्लास्ट किया, हो सकता है ये ओरिजिनल टारगेट ही ना रहा हो। वो तो क्यों पैनिक कर गया, उसके सारे साथी पकड़े गए थे, उसके पास कुछ विस्फोटक बचा हुआ था, वो गाड़ी में बांध करके उसको निकला। 3 घंटे पार्किंग लॉट में वो कुछ सोच रहा होगा ना। 3 घंटे यहाँ बैठा रहा पीछे पार्किंग में कल डॉक्टर उम्मद, ब्लास्ट करने से पहले किसी से बात कर रहा होगा, मैसेज का इंतजार कर रहा होगा, सोच कि भाई नहीं रहा कि वो वहां पर आगे क्या करना है, किसी ने निर्देश, उनके जो आका है वो क्या मैसेज दे रहे हैं। इसलिए इसको समझिए कि ये केवल हिंदुस्तान के कुछ स्लीपर सेल का और ये सारा मसला नहीं है, ये बिल्कुल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मसला है। और वो अपने आकाओं से मैसेज ले भी रहा होगा, जो मिला क्लियर कह दिया ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ही है। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं लगता, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ही है। और सरकार को भी समझ में आ गया, सरकार अपने वक्त पर बताएगी कि किस तरह से इस पर काम किया जा रहा है, क्या हो रहा है। उसको एक कनेक्ट करने के लिए डिप्लोमेटिक तौर पर भी बताना पड़ता है कि कैसे करना है। लेकिन ये जो एक्ट है वो पूरा एक्ट ऑफ टेरर है, और भारत सरकार की जुबान में कहूं तो एक्ट ऑफ टेरर का मतलब एक्ट ऑफ वॉर। प्रधानमंत्री ने जब ये आज बात कही भूटान से, तो वो भी बड़ा सोच समझकर उन्होंने कहा ना कि मैं वही संदेश दे रहा हूं जो मैंने पहलगाम के बाद दिया था। वैसे ही शब्द का इस्तेमाल, वैसे ही अंग्रेजी में ब्रेक करके दोबारा उस बात को कहना, बिल्कुल ठीक वैसा ही मैसेज था। और उन्होंने ये कहा मैं रात भर इसी केस से जुड़े लोगों से बात करता रहा। तो जो जानकारी हमारे पास नहीं है उनके पास है, इसीलिए आज उन्होंने बात कही है कि इसके पीछे जो लोग थे उन लोगों का पूरा हिसाब किया जाए। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जिस तरीके से अगर आप भारत में इतिहास देखेंगे पिछले कुछ समय से जिस तरीके से विस्फोट हुए थे इस तरीके से, उसमें निश्चित रूप से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हाथ रहा था और पाकिस्तान की उसकी भूमिका रही थी। यह विस्फोट ये बता रहा है कि इसका रिमोट पाकिस्तान के हाथ में। और मुझे लग रहा है कि जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर का जिस तरीके से पूरा परिवार खत्म हो गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो मुझे लगता है कि जैश ए मोहम्मद और मसूद अजहर का इसमें हाथ होगा कि जो मेरा परिवार खत्म हुआ है। और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने का काम किया था वहां पे आतंकवादियों को, तो उनकी एक कोशिश होगी कि भारत के अंदर एक सीरियल ब्लास्ट किया जाए। हालांकि भारत की एजेंसी बहुत सतर्क थी, पुलिस सतर्क थी, तो इतना जो अभी 2 दिन पहले पकड़ाई में आया जम्मू में, जिस तरीके से उनकी बैठकें हुई है, जो पकड़ाई में आया हुआ है, मुझे लग रहा है ये निश्चित रूप से पाकिस्तान से कंट्रोल हुआ है और एजेंसी इसकी जांच कर रही है। आने वाले दिन में साफ हो जाएगा। और मुझे एक बात और कहनी है कि इसमें जाकिर हुसैन की भूमिका भी जांच होना चाहिए, क्योंकि अभी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान, जाकिर नायक के भूमिका भी जांच होना चाहिए। अभी वो बांग्लादेश और पाकिस्तान गए थे और जिस समय वो बांग्लादेश जा रहे थे तब उन्होंने कहा था, और उनके जो वीडियो जिस तरीके से आते हैं ऑडियो वीडियो, उनके ऑडियो सुनकर जिस तरीके से यहाँ का लोग मतलब आक्रामक बन रहे हैं, मुझे लग रहा है जाकिर नाइक की भी इसकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। इसमें एक वो भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। कल ही बात हम प्रोग्राम में जब थे कल के कहानी कुर्सी के, तो सर तो आप कल ही कह रहे थे कि भाई ये देखें कि ये इसमें शामिल लोग जो हैं इनका बैकग्राउंड क्या है, सब डॉक्टर। देखिए, हम लोग जब भी बात करते हैं टेररिज्म को लेकर के, तो हम लोग हमेशा सिम्टम पर बात करते हैं। एक घटना घटी और हम लोग फिर कह देते हैं इसे हिंदू मुसलमान मत करो, तो हम सिम्टम पर बात करते हैं, हम उसकी जड़ तक बात करने से कतराते हैं। ये हमारी बौद्धिक मैं इसे अपंगता मांगता हूं, क्योंकि वो कौन सी ऐसी वायरस है जो अपने आप को उड़ा देने का मानसिकता पैदा करता है कि हम उड़ा देंगे अपने आप को, लेकिन हम बाकी जब तक उस टेरर के बीज को, जिसको रक्त बीज है, वो वैचारिक रक्त बीज को आप खत्म नहीं करते हैं, मैं नहीं जानता कैसे खत्म किया जाएगा, लेकिन जब तक उस वैचारिक रक्त बीज के खिलाफ इस देश का जनमानस खुल करके नहीं बोलेगा, नेताओं तक सीमित नहीं रहेगा, पार्टियों तक सीमित नहीं रहेगा, तब तक ये चीजें जानी नहीं चाहिए, जाएगी नहीं। दूसरी बात, जरा एक अंदाजा आप लीजिए, क्या ये जापान में होता है? आप जरा सोच करके देखिए, क्या ये जापान में होता है? किन देशों में ऐसी चीजें होती हैं? आप सोच करके देखिएगा, कौन लोग करते हैं, किनके नेटवर्क के साथ ये जुड़े हुए हैं। इस देश में एक नहीं 6 करोड़ बांग्लादेशियों के बारे में तो बात की जाती है आज के दिन में, तो क्या आपको लगता नहीं कि वो टेरर मॉड्यूल इस देश में काम कर रहे हैं? एक पकड़ा गया है, ध्यान रखिएगा, 2 पकड़ा गया है, ऐसे हजारों स्लीपर सेल्स इस देश में पड़े और सिंपैथाइजर के एक्टिव मदद के अलावा तो हुई एक लाइन। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बाहर के लिए भी नहीं, अंदर के लिए भी एक ऑपरेशन सिंदूर की इस देश में आवश्यकता है।
अच्छा, एक अपडेट मैं आपको दे दूं। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, लखनऊ में एटीएस की बड़ी कार्रवाई हो रही है। ये हम आपको लगातार बता रहे थे। जो इन डॉक्टरों की सहयोगी, यही अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई फरीदाबाद की डॉक्टर शाहीन शाहिदा, उससे जुड़े हुए लोगों पर छापे मारी है। और इसमें नाम आ रहा है डॉक्टर परवेज अंसारी का, जिनके घर पर छापा मारा गया है। फरीदाबाद के इसी आतंकी मॉड्यूल को लेकर ये कार्रवाई हुई है। और डॉक्टर परवेज का डॉक्टर मुजम्मिल से रिश्ता होने का शक है, क्योंकि कई नाम हैं, तो मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा इनके रोल के बारे में। डॉक्टर मुजम्मिल वो व्यक्ति जिसकी निशानदेही पर ये सारा विस्फोटक फरीदाबाद से पकड़ा गया परसों और कल। और एटीएस, जेके पुलिस, यूपी पुलिस का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। डॉक्टर शाहीन शाहिदा से जुड़े लोगों पर कार्रवाई जो है इस वक्त वहां पर चल रही है। मैं सिर्फ जोड़ देना चाहता हूँ, क्या वही ये जो जेनजी के बारे में बात की जा रही है, क्या जेनजी का एक समूह यह भी है जिहादी एलिमेंट? इस चीज को ध्यान रखिएगा इस डिस्कशन में। अब देखें ना आप, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये कितने राज्यों तक ये लोग जो हैं वो एक्टिव थे। और छापे में भी जहां तक पुलिस पहुंच रही है, सब कहीं ना कहीं ये डॉक्टर्स जो हैं वो इसके साथ जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। इसका मूल तो ओरिजिनेट तो ये सब कुछ सारा कीड़ा जो है वो जम्मू कश्मीर से ही हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये जैसे डॉक्टर शाहीन, ये तो उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश में रही, कानपुर में पढ़ी हुई है। ये वो एक्टिव रोल निभा रही थी, गाड़ी में हथियार उसके रखे हुए थे। जाने वो कितना जानती थी इसके बारे में, सब कुछ जानती थी। देखिए, मुझे लगता है कि ये वो पहलू है जिस पर सबसे अधिक बात होनी चाहिए। हैदराबाद का डॉक्टर पढ़ाई चाइना में करता है और लौट कर आता है, वो इसी एक्टिविटी में शामिल हो जाता है। जिस चाइना में उइघर मुसलमानों पर जाने किस किस तरह का अत्याचार हो रहा है, वहां कुछ करने का साहस वो नहीं कर पाता, क्योंकि वहां उसको वो सपोर्ट नहीं मिलता। जब हम उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, और मैं अभी खबरें देख रहा था, तो ये पिछले 30 दिनों में 8 बड़े आतंकवादी जो खतरे थे उसको हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने एक तरह से रोका है। क्योंकि 3000 किलो एक्सप्लोसिव वाला ये हम लोगों ने सुना, लेकिन गुजरात से 3 ISIS के टेररिस्ट पकड़े गए। तहरीके तालिबान का एक क्लेरिक मौलवी पकड़ा जाता है राजस्थान से। महाराष्ट्र में एटीएस पकड़ती है, पुणे से एक वो भी टेकी है जो अलकायदा से उसका लिंक होता है। लगातार अलग अलग, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि देश के हर हिस्से में एक नेटवर्क बनाने की कोशिश है। लेकिन इसको हम यूं भी देखें, और कई बार हम जब कहते हैं ना कि फेडरल एजेंसीज का काम, हम लोग कई बार इस तरह की चीजें सुनते भी हैं। जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त होने के बाद क्या हुआ? 370 समाप्त होने के बाद, चूंकि हुर्रियत का वो पूरा जो सिस्टम था वो उनके पास अब सपोर्ट के लिए नहीं, जो अलगाववादी जितने भी खेमे थे, ठिकाने थे, वो ध्वस्त हो गए। अब वो क्या कर रहे हैं? इस तरह के ठिकानों की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जब कोई स्टेट कभी कहता है कि हम फेडरल एजेंसीज के साथ जांच में नहीं जाएंगे, उसको रोकेंगे, जब कोई स्टेट कहता है कि नहीं हमारा और उनका अलग अलग है, वो भी एक बड़ा खतरा। और जब हम कहते हैं कि इसमें प्रोफेशनल शामिल हो गए, डॉक्टर शामिल हो गए, तो इसका एक दूसरा पहलू भी समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने, जिनको स्लीपर मॉड्यूल, स्लीपर सेल कहा जाता था, उन पर सर्विलांस बहुत तगड़ा किया है। इसलिए शायद अब उन प्रोफेशनल्स पर जाना पड़ रहा है। लखनऊ में जो एक्टिविटी इस वक्त हो रही है एटीएस की, उससे एक जुड़ी हुई इनपुट भेजी है रुचि कुमार ने, तो वो एक बार देख लेते हैं उनकी एक रिपोर्ट। लखनऊ का ये मुत्तकीपुर इलाका है और ये वो घर है जहाँ पर यूपी एटीएस की टीम जम्मू पुलिस के साथ पहुंची। इस घर में जब पुलिस आई तो यहाँ ताला बंद था, ये ताला तोड़ा गया और पुलिस की टीम अंदर गई। डॉक्टर परवेज का ये घर बताया जा रहा है और डॉक्टर परवेज का कनेक्शन आ रहा है, जो फरीदाबाद में डॉक्टर अरेस्ट हुआ है जो शाहीन है उससे। अब इस घर के अंदर गई, करीब 5 घंटे ये टीम अंदर रही। 40 लोग आए हुए थे इस टीम में। काफ़ी पड़ताल हुई, अंदर जो कागज़ हैं। बाहर एक गाड़ी खड़ी है जिसमें डॉक्टर का निशान है और आगे आप देखेंगे तो लखनऊ की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसका स्टिकर इसमें चिपका हुआ है। अब डॉक्टर शाहीन से इसका किस तरह का कनेक्शन था, ये यूपी एटीएस और जम्मू पुलिस जानकारी करने की कोशिश कर रही है। जो अड़ोसी पड़ोसी हैं वो बहुत ज़्यादा जानते नहीं है, बस उनका ये कहना है कि डॉक्टर परवेज अपने बुज़ुर्ग पिता के साथ रहते थे और शाम को वो यहाँ पे घर पे आते थे। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे, और उसी पड़ोसी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं पता कर पा रहे हैं। अब एटीएस का कहना है कि क्योंकि डॉक्टर शाहीन लखनऊ में रह चुकी है, यहाँ काम कर चुकी है, कानपुर मेडिकल कॉलेज में काम कर चुकी है, तो किस तरह का कनेक्शन लखनऊ से है वो तलाशने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ के अलावा यूपी एटीएस और जम्मू पुलिस लखनऊ में कंधारी बाज़ार इलाका है
वहाँ भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो कोशिश पूरी ये है कि डॉक्टर शाहीन के तार किस तरह से यूपी और लखनऊ से अभी भी क्या जुड़े थे, ये पता करने की कोशिश की जा रही है। ये रुचि की रिपोर्ट लखनऊ से आपने देखी। डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर छापा मारा गया है एटीएस के द्वारा और जम्मू कश्मीर पुलिस के द्वारा, और वो घर पर कोई था नहीं, ताला तोड़ करके पुलिस अंदर दाखिल हुई है। आस पड़ोस के लोग भी ज्यादा नहीं जानते इस व्यक्ति की गतिविधि के बारे में, लेकिन पुलिस जाहिर है कि किसी डॉट को जोड़ते हुए ही जो है इस व्यक्ति तक पहुंची हुई है। और सर, जो जहां से हम बात शुरू कर, हाँ, जानकारी मेरे मन में आ रही थी वो अभी तक आई नहीं है, लेकिन वो जानकारी मुझे लगती है कि ये डॉक्टर्स तो हैं, ये लोग किन बोर्ड से पढ़ाई करके वहां पहुंचे हैं। मतलब मैं किसी उस पर नहीं कह रहा हूं कि कहां से, लेकिन क्या ये मदरसा बोर्ड के पढ़े हुए लोग हैं? क्योंकि अभी इनकी प्राइमरी एजुकेशन और उन एजुकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। क्योंकि एक खतरा भारत में जो सबसे बड़ा है कि आप जब उस तरह की बातें बचपन में सीख रहे हैं, उसके साथ सीख रहे हैं, और तब आप कहीं भी जा रहे हैं तो उसी बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं, और वो ज्यादा खतरनाक है। तो तालीम अच्छे के लिए हो रही है या बुरे के लिए, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। हालांकि सबकी डॉक्टरी की पढ़ाई जो है वो जम्मू कश्मीर से हुई है, उससे पीछे का अभी बैकग्राउंड नहीं पता चला है। हालांकि इनके परिवारों तक, जैसे हम लोगों के लोग, हमारे रिपोर्टर वगैरह भी पहुंचे हैं, तो परिवार तो हमेशा ही कहता है भाई ये नहीं मुमकिन है, हमारा लड़का ऐसा नहीं कर सकता, कभी हमारे यहाँ ऐसी बातें नहीं होती थी। उनको जानकारी नहीं होती कई बार, क्योंकि वो लोग अलग तरीके से करते। एक ये बात कही जाती है, ये जो लोग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कहते हैं कि भाई अपनी सीक्रेसी रखिए, क्योंकि उनको लगता है कि घर में भी किसी को पता पड़ेगा, बात तो निकलती है तो फिर कहीं ना कहीं तक जाती है ना। ये भी हो सकता है कि उनको पता हो, लेकिन 80% 70% टाइम ये भी होता है कि घर वालों को किसी को नहीं पता होता, और वो कह रहे हैं डॉक्टर है, वहाँ हॉस्पिटल में है, इंचार्ज है, पैसा भेज रहे हैं, तो ठीक है, उनको लगता है कि ठीक ही काम हो रहा है। ऐसे बहुत सारे क्रिमिनल्स के बारे में भी हम देखते हैं, टेररिस्ट के अलावा। लेकिन ये नहीं है कि 100% ऐसा होता ही हो। मसला क्या, मसला आप सोचिए कि ये सारा पकड़ा क्यों गया? क्योंकि एक हमारी जो देश भर में अलग अलग स्टेट की और सेंटर की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनमें एक सिनर्जी थी। ये पूरा जल्दी एक दिन में ये सारे लोग एक साथ पकड़ में आना, गुजरात, पहलगाम, पुलवामा, सहारनपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, इसका मतलब है एक सिनर्जी है। और मुझे लगता है ये सिनर्जी ज़्यादा ज़रूरी है अब, क्योंकि हमारे यहाँ एक NIA है, एक और इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो तो अलग अलग काम कर रही हैं, और स्टेट एजेंसी बार बार ये कहती हैं कि आप दखल ना दें, क्योंकि होम जो है हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का इशू है। तो ज़्यादातर सरकारों को ये डर लगता है, खासतौर से जो सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ पार्टी की सरकार हो, तो उसे डर लगता है कि केंद्र की सरकार उसके खिलाफ इसको यूज़ कर सकती है। ये होता है, जैसे CBI को लेकर भी बार बार में हुआ। तो इस पर हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, सारे चीफ मिनिस्टर्स को, प्राइम मिनिस्टर को बैठकर ये करना चाहिए कि ये सिनर्जी कैसे बने, क्योंकि ये सिनर्जी बनेगी तभी आप उस नेटवर्क को तोड़ पाएंगे। और एक बात और समझिए कि जब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की, क्या होता है कि इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उसको आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि आपने उसको किया कि भाई ये मदरसे से पढ़े हुए लोग या कम पढ़े लिखे लोग या गरीब लोग इसको कर रहे हैं, तो आपकी नज़र, इंटेलिजेंस एजेंसीज की नज़र उस पर रहती है नॉर्मली, तो वो हमेशा पकड़ में रहते हैं, कमजोर रहते हैं, तो फिर वो उससे आगे निकल जाते हैं। एक ये पेशा ऐसा जिस पर कोई यूजुअली शक नहीं करता। अब देखिए वो जो ज्यादा आसान डॉक्टर नहीं कर रहे हैं। वो डॉक्टर आदिल जो है वो जम्मू कश्मीर के अपने अस्पताल के लॉकर में रखे हुए AK-47 भाई, अस्पताल में रखी हुई है। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा था पहलगाम ऑपरेशन के बाद, मुझे लगता है वो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा था तुरंत उसके बाद कि भाई ऐसे कौन लोग हैं जो देश के अंदर जो इनको साधन सुविधा मुहैया करा रहे हैं, उन लोगों को भी आइडेंटिफाइड करना बहुत ज़रूरी है समाज के अंदर। जो ऐसे आतंकवादी लोगों को शरण देते हैं घर के अंदर, अपना घर किराए पे देते हैं, उन्हें पता होता है कि किन लोगों को रख रहे हैं, उनको सुविधाएं देते हैं, उन्हें छुपा के रखते हैं, उनकी आइडेंटिटी को बचा के रखते हैं, और उनके पकड़ाई जाने पर उनको बचाने की जो कोशिश करते हैं, मुझे लगता है उनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है कि एक बड़ा वर्ग है जो देश के अंदर जो विभीषण की भूमिका निभा रहा है इस तरीके उनके लिए, और उनको बचाने की कोशिश कर रहा है। एक अपडेट मैं दे दूं केवल, ये आ रहा है कि क्योंकि ये सवाल है कि जांच कब से चल रही थी, ये लोग कब से रडार पर थे जम्मू कश्मीर पुलिस के। 15 दिनों में 7 लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया बीते 15 दिनों में, और इनमें ये डॉक्टर थे शामिल जो सबसे पहले पकड़ में आए, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल। तो 15 दिन से ये सब चल रहा था, और ये मुजम्मिल ने फरीदाबाद में जो कमरा किराए पर लिया, जिसके अंदर से ये बड़े बड़े सूटकेसेस में ये विस्फोटक मिला था, 12 सूटकेस में 360 किलो विस्फोटक, ये भी 15 दिन पहले ही इसने किराए पर लिया था। मतलब ये जो कुछ भी साजिश बुन रहे थे, ये बहुत पुरानी नहीं थी, ये पिछले बीते 15-20 दिन के अंदर ही जो है ये सब कुछ किया गया है। ये केंद्र सरकार का जो निर्णय है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न दिया है, मुझे लगता है बहुत अच्छा निर्णय है। और आज जो घटना घटी है, कल जो लाल किले पे घटना घटी है, इसके बाद तो केंद्र सरकार को फिलहाल उमर अब्दुल्ला को राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में पूरा अधिकार देने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो लगता है कि अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है कि कश्मीर में जिस तरीके से डॉक्टर्स निकल रहे हैं, AK-47 रख रहे हैं,
वहां पर इस तरीके से वो सब विस्फोटक सामग्री एकत्रित कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये भी सरकार सोचे कि क्या हमारा राज्य की सरकार बर्खास्त कर दी जाए और पूरा केंद्र सरकार अपने अधीन ले जम्मू कश्मीर को, और कश्मीर में आइडेंटिफाइड करे कश्मीर में ऐसे लोग एक्टिविटी है जो कश्मीर के थ्रू उत्तर प्रदेश भी जा रहे हैं, बंगाल भी जा रहे हैं और हिंदुस्तान के तमाम हिस्सों में जा रहे हैं। मुझे लगता है कि कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रहार करने की जरूरत है और उसमें सबसे बड़ी बाधा वहां की चुनी हुई सरकार है जो राज्य का दर्जा मांगने की कोशिश कर रही है और केंद्र को वो अभी तो ऐसे जल्दबाजी में तो वो काम नहीं होगा। हाँ, ये बात ठीक है कि पुलिस सभी राज्य को दी जाए या न दी जाए, लेकिन डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चुनकर आई हुई सरकार है, उसमें किसी एक पार्टी का मसला नहीं है, बहुत से लोग उसमें शामिल हुए हैं। और मुझे मानना है कि किसी भी स्थिति में डेमोक्रेटिक प्रोसेस अगर चल रहा है तो उससे बेहतर स्थिति नहीं होती। हाँ, पुलिस के मसले पर जरूर है कि क्या वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, इस पर जरूर सोचना चाहिए। सवाल ये भी है, देखें, पुलिस को या सुरक्षा में जुटे लोगों को 100 में 100 हमला रोकना है तो हमें लगता है कि वो कामयाब हुए। अब आतंकवादी को तो 100 में 99 फेल होने के बाद एक कामयाब हो जाए तो वो जो है उसकी बड़ी हो जाती है, उसकी कामयाबी हम लोग मान लेते हैं। यहाँ तो 99 रोके गए हैं सर, लेकिन 370 हटने के 5 साल 6 साल शांति से 5.5 साल गुजर गए, उसके बाद ये सब हो रहा। भाई, पुलवामा के हमले, ये पहलगाम के हमले के बाद भी कश्मीर में तो हमने वो नाराजगी आतंकवादियों के प्रति देखी थी ना, उन्हीं सबके बीच में छुपे हुए थे ये लोग। देखिए, मैंने 2 दिन पहले ही कहानी कुर्सी में मैंने कहा था कि शेरे कश्मीर हॉस्पिटल का मैंने जिक्र किया था कि आतंकवादी जब वहां पर शहीद होता है तो एप्रन उतार करके वही डॉक्टर जो है वो उसके बारे इस्लाम जिंदाबाद के नारे लगाता है। ये कहानी कुर्सी में 2 दिन पहले ही इसी शो में मैंने कहा था और मैं बार बार कह रहा हूँ। 9/11 की जब घटना हुई थी तो उसमें जो लोग पकड़े गए थे वो कौन से लोग थे? वो सारे पढ़े लिखे लोग थे, इंजीनियर थे। ये ध्यान हमें भूलना नहीं चाहिए। और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के अंदर सैकड़ों एम्प्लॉइज को बर्खास्त किया जा चुका है, प्रोफेसर्स बर्खास्त हुए हैं, कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, क्योंकि उनको टेरर लिंक के साथ पकड़ा गया है और उनको नौकरी से सीधा बर्खास्त किया गया है। तो ये चीजें सिर्फ ये नहीं है, मैं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं जान रहा हूं जो अच्छे देश के विश्वविद्यालयों में आपने देखा नहीं कि उमर खालिद के लिए कैसे एडिटोरियल लिखा गया, कैसे पीएचडी स्कॉलर पे एडिटोरियल पेज पर आर्टिकल लिखा गया, कैसे ये नेटवर्क काम करता है, ये ध्यान रखिए। एक अपडेट है, देखिए, इस बात से जुड़ा हुआ, जो डॉक्टर मुजम्मिल पकड़ा गया फरीदाबाद से, जिसने ये 3000 किलो विस्फोटक जिसकी निशानदेही पर पकड़ा गया था, इसके भाई का बयान हमारे पास आया है और वो ये कह रहा है कि मुजम्मिल आखिरी बार घर कश्मीर में आया था जून में, और मतलब आज से 5 महीना पहले, और उस वक्त उसके पिता की सर्जरी थी तब वो आया था। तब से जून से लेकर अब नवंबर तक वो कश्मीर नहीं गया। और परिवार ये कह रहा है, मुजम्मिल का भाई कह रहा है कि हमें उसकी गतिविधियों के बारे में या इन टेरर लिंक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुनिए। वो आया था, हमारे पापा की सर्जरी थी, मुझे लगता है जून में वो आया था जी। उसी टाइम आया था 1-2 दिन, फिर गया था वापस वो। तो क्या कल हुआ है? जी सर, सब एलिगेशंस लगा रहे हैं, ये बड़ा आतंकवादी हैं, टेररिस्ट हैं वगैरह। हमें इस सब से कुछ मतलब नहीं है। हमें पिछले 20 सालों से, पिछले 50 सालों से कोई केस नहीं लग रहा है हमारे घर को। अच्छा, आप लोगों से कहो, आप मालूम करवाओ, सबको बोलो वो कैसा था, क्या कर रहा है। आपको लगता है कि वो जो कह रही है पुलिस वो सही है कि गलत है? जी सर, एलिगेशंस लगा रहे हैं, अभी हमें मुलाकात भी नहीं दे रहे हैं, वो हमें मिलने भी नहीं दे रहे हैं उनके साथ। कब वो घर आ रहा है? जी सर, हमारी बहन की शादी थी 9-10 तारीख को। जी सर, वो अब कैंसिल। ये मुजम्मिल का भाई है और इसका कहना यह था कि हमें परिवार को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे परिवार पर कभी ऐसी कोई, इससे पहले कभी कोई इल्जाम किसी व्यक्ति पर कभी दूर दूर तक नहीं लगाया गया है। वो कह रहा है कि हमें अपने भाई से मिलना है, हमें उससे फिलहाल मिलने नहीं दिया जा रहा। एक और तस्वीर है सीसीटीवी कैमरे से जो कैप्चर हुई है इस ब्लास्ट के वक्त की। सब कुछ देखिए सामान्य दिख रहा है, लोग अपना रिक्शे में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं बाजार में, और अभी तक सब कुछ शांति दिखाई दे रही है इसी एरिया में जहां पर यह ब्लास्ट हुआ। और फिर उसके थोड़ी देर के बाद ये धमाका होता है। इसमें आपको सब कुछ बड़ा सामान्य जो है वो दिखाई दे रहा है। आम लोग जो हैं सड़क पर हैं,
पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी रेडी पटरी का काम करने वाले अपनी दुकान लगा करके खड़े हैं। गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक बिल्कुल सामान्य जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके थोड़ी देर बाद ही ये ब्लास्ट हो जाता है इस इलाके में। और फिर मैं आपको बता दूं कि जो ब्लास्ट करने वाला डॉक्टर उमर था, जो गाड़ी चला रहा था, वो 3 घंटे तक इसी इलाके में सुनहरी मस्जिद की एक पार्किंग लॉट के अंदर बैठा रहा। और वहां अब ये सवाल है कि क्या वो कुछ लोगों के संपर्क में था, वो किसी निर्देश का क्या इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो वहां से बाहर निकलता है शाम को 6:30 बजे के बाद और चंद मिनटों के अंदर फिर वो इस रेड लाइट पर आकर, जो पीछे आपको हमारे दिखाई देगी रेड लाइट, जब हम स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे कैमरे से, वहां पर आकर वो गाड़ी रोकता है और फिर उसमें धमाका हो जाता है। और अभी तक जो जानकारी है ये सुसाइड ब्लास्ट लग रहा है और गाड़ी के अंदर ही वो मौजूद था जब ब्लास्ट हुआ, तो जाहिर है वो मर गया है और उसकी डेड बॉडी के पीसेस रिकवर जरूर हुए होंगे। वो डीएनए जांच के बाद ही उसकी कंफर्मेशन सब हो सकती है। लेकिन अपने ये देखिए फिर ब्लास्ट हुआ और भीड़ जो है फिर वो भागने लगती है पीछे की तरफ। ये समीर जी देख रहे हैं आप मेरे फोन पर तस्वीर। मुझे लगता है कि फियादीन हमला ही है, लेकिन एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब उसको पता था कि इस गाड़ी में इतना विस्फोटक है और इस गाड़ी के साथ उसके भी परखच्चे उड़ेंगे, तो क्या वो फियादीन हमले के इसमें था? क्या उसकी ये कोशिश थी कि इस गाड़ी को ले जाकर कहीं और पार्क किया जाए, वहां पार्क करके और ज्यादा लोगों को मारा जाए, गाड़ी पार्क करके फिर मैं चला जाऊं, उसके बाद विस्फोट हो? तो मुझे लगता है कि एजेंसी भी इस पूरे कौन सा जांच कर रही होगी कि इसमें क्या मोटिव रहा होगा। लेकिन ये बहुत एक ये रहा कि कम से कम एक ही जगह हुआ विस्फोट। वो जो कोशिश कर रहे थे कि सीरियल ब्लास्ट हो, जिस तरीके से बॉम्बे में सीरियल ब्लास्ट किए गए थे, उनकी कोशिश जरूर यह रही होगी कि 3-4 जगह किया जाए। लेकिन जिस तरीके से एजेंसीज ने फरीदाबाद में पकड़ लिया, जम्मू कश्मीर में पकड़ा और 15 दिन के अंदर कश्मीर में जिस तरीके से लगातार इस तरीके से आतंकवादी लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद से मुझे लगता है कि उनका उत्साह बहुत ठंडा पड़ा और उन्हें लग रहा होगा कि भाई अब तो ये तो मुझे लग रहा है भाग रहा होगा सर, डरा हुआ भाग रहा होगा। ये भाग नहीं रहा होगा, ये भी हो सकता है कि वो गाड़ी को कहीं ऐसी जगह पार्क करने की कोशिश कर रहा हो कि ज्यादा और ज्यादा लोग मर सके, लेकिन वो उसे स्पेस मिला नहीं होगा तो गाड़ी में विस्फोट हो गया, उसके साथ उसके परखच्चे उड़ गए। मुझे ये तस्वीर दोबारा चलाइएगा एक बार, इस तस्वीर को दोबारा आप चलाइएगा। धमाके के बाद जो पूरी रोशनी हुई ना इलाके में, वो दूर से एकदम दिखाई देती है। हम यहाँ बाहर हैं, मैं फोन पर इन तस्वीरों को देख रहा हूँ। ये देखिए सर, ये देखिए हमारा घर हिल गया था, हमारी दीवारें हिल गई थी, इतना तेज धमाका था। और दूसरी बात आप देखिए, कुछ दिन पहले अजीत डोभाल जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमारे यहाँ धमाके बंद हो गए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है वो हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और आपने सही कहा, हम इन धमाकों के बारे में तो बात कर रहे हैं, कितनी धमाके हमारे सिक्योरिटी एजेंसी और इंटेलिजेंस एजेंसी ने रोक दिया है। और ये टेरर नेटवर्क सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरे देश में फैला हुआ है। मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ, पूरे देश में फैला हुआ है। एक बार फिर सर इस तस्वीर को देखिए आप, यहाँ आपको जैसे रात में उजाला जैसे होता है वैसी ये देखिए सर, बड़ा धमाका वहां पर हुआ है उस तरह से। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि दिल्ली में 14 साल 15 साल में कोई बड़े धमाके नहीं हुए और फिदायीन हमला तो कोई हुआ ही नहीं है। मेरे को याद आ रहा है, मैं पार्लियामेंट में था जब पार्लियामेंट में वो घटना हुई 13 दिसंबर को, तो वो एक फिदायीन है। 2008 में यहाँ पर हुआ था और सुसाइड अटैक नहीं हुआ। सुसाइड अटैक की बात कर रहा हूँ मैं, फिदायीन हमले की। और उसमें फर्क समझिए कि जो अटैक होते हैं जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब भी कर रहे हैं, और भी छोटे मोटे हमले होते रहते हैं, वो हमले होते हैं हायर्ड कह लो या जो एक इनिशियल लेवल के टेररिस्ट होते हैं, जो नए लोग लो लेवल रिक्रूट जो होते हैं वो करते हैं। फिदायीन हमला केवल वही कर सकता है जो बहुत ही मेंटली स्ट्रांग हो, उस आइडियोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ। और ये फिदायीन हमला है, इसको यूं समझिए कि वो 3 घंटे जब बैठा हुआ है तो मुझे इसमें कोई शक नहीं लग रहा कि वो अपने आकाओं से आदेश दे रहा। और जब उसको लगा कि पार्किंग से निकल के 6 बजे यहाँ पर सबसे भीड़ वाला हिस्सा है, अब वो तो लोग कम मर रहे हैं उसमें, ये अलग बात है, लेकिन वो ऐसी जगह थी और फिदायीन वो उसको पता है कि इसमें रखा हुआ है, उसको ले जा रहा है, उड़ेगा तो वो मरना है। कोई भी आदमी खुद कम मरता है, तो उसकी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी होती है। और फिदायीन हमले को हमें और जो टेररिस्ट अटैक होते हैं उससे ज्यादा सीरियसली लेना चाहिए। अब ये देखें ना, ये भी कल से चर्चा हम अभी बात कर रहे थे कि क्या ये ओरिजिनल टारगेट था। बहुत मुमकिन है रहा हो, क्योंकि लाल किले का सिंबलिज्म बहुत बड़ा है भाई। दिल्ली में लाल किला, जहाँ प्रधानमंत्री खड़ा होकर 15 अगस्त को भाषण देता है, वो जगह है। यहाँ मंदिर है, मस्जिद है, जैन धर्म का है। लेकिन जो एक बात जो मुझे लगता है कि अभी भी रहस्य बनी हुई, 3 घंटे अगर वो सुनहरी बाग मस्जिद की पार्किंग में था, कितना भी स्ट्रांग मेंटल, कितना भी जबरदस्त मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति हो, 3 घंटे क्या वो सिर्फ गाड़ी में बैठा रहा? और ये घटनाक्रम ऐसा है जिस पर मुझे ये संदेह होता है कि ये ओरिजिनल टारगेट नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, ये अगर वो फिदायीन भी था तो आमतौर पर एक प्लेस के लिए एक से ज्यादा सुसाइड बॉम्बर कभी आतंकवादी इस्तेमाल नहीं करते।
ये मतलब मैंने आज तक नहीं देखा। अगर ये होगा तो टेररिज्म की हिस्ट्री में ये अलग, ये अभी तक लग रहा है वो ये कल तक चल रहा था कि शायद 3 लोग थे गाड़ी में। अभी आज की जानकारी एक ही की आ रही है, गाड़ी में अकेला ही था वो शायद। अच्छा, लेकिन उसमें जो पार्किंग में जाते हुए दिखा है तो उसमें 2 लोग तो साफ साफ दिख रहे हैं, उसमें 2 लोग दिख रहे हैं जो पार्किंग में कर रही है। तब तो एक ही है वो जो ड्राइव कर रहा है उसको। और समझिए फिदाइन, आप जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, टारगेटेड होते हैं फिदाइन हमले, लेकिन आप ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं कि आप उस टारगेट तक नहीं पहुंच सकते। कई बार होता है ना कि आप टारगेट पर जाना है, उस टारगेट तक नहीं पहुंच सकते और आप पकड़े जाए, उससे पहले उसको एक्सप्लोर कर दे तो जो भी नुकसान होना है होता है। और वो मान लो जिंदा पकड़ा जाता तो फिर तो बहुत सारी चीजें खुल जाती ना। तो इसके लिए भी जरूरी होता है कि एक्सप्लोजिव इतना सारा तो पकड़ ही लिया गया था। अब ये वाला इन्होंने हो सकता है किसी तीसरी लोकेशन पर रखा हुआ हो। ये भी हो सकता है कि चूंकि अलग अलग जो एक्सप्लोसिव्स पकड़े गए, जो उनके जो भी जिनको हम कहें कि हैंडलर कह लें, उनके टेररिस्ट कह लें, सुसाइड बॉम्बर कह लें, मास्टरमाइंड कह लें, वो पकड़े गए, तो हो सकता है कि जो चेन ऑफ इवेंट्स उनके दिमाग में रही उसको सिक्योरिटी एजेंसीज ने क्रैक कर लिया। पकड़ा गया तो उसको लगा कि अब तो कुछ ना कुछ कर देना चाहिए। और वो जो इंस्ट्रक्शन है जिसको बार बार कहा जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद का कोई हैंडलर था जो पाकिस्तान से टेलीग्राम पर भेज रहा था, तो हो सकता है कि वो उसी वक्त तो आया हो कि नहीं अब कोई गुंजाइश नहीं है। हो सकता है कि वो पार्किंग में जब रहा हो, मतलब ये एजेंसी हो सकता है कि तब तक भी वो ट्रैक हुआ हो और वहां से वो निकलकर भागा हो और यहाँ वो ब्लास्ट हो गया। ये हमारे 2 साथी हमारे साथ हैं। जितने सवाल आप लोग उठा रहे हैं मुमकिन है इसके बारे में उनके पास कोई जानकारी हो। कुमार सोनू और मनीष भट्टाचार्य। कुमार सोनू यहाँ लाल किले पर जो भी गतिविधि हो रही है वो कवर कर रहे हैं और उनके अलावा जो मनीष भट्टाचार्य है वो फरीदाबाद में है, जहां आज भी रेड हो रही है, रिकवरी की कोशिश हो रही है। कुछ और कहीं कोई विस्फोटक वगैरह या इसमें शामिल और लोग तो नहीं है, उनको पकड़ा जाए। सोनू, ये सवाल कि 3 घंटे तक ये आदमी पार्किंग लॉट में क्या कर रहा था और क्या उस वक्त ये किसी से संपर्क में भी था, ये कैसे पता करेगी पुलिस? देखिए, अब 3 घंटे तक जो उमर मोहम्मद है वो पार्किंग में क्या कर रहा था, गाड़ी में बैठा हुआ था, किसके साथ बातचीत हुई इस दौरान, उसके मोबाइल फोन उसके पास कितने थे, एक था या एक से ज्यादा मोबाइल फोन थे, इन तमाम चीजों को लेकर जो है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है फिलहाल। और लगातार इसमें जो है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ साथ स्पेशल सेल और तमाम लोग जो है इसमें लगे हुए हैं। फिलहाल आपको एक और बात बता दूं कि शाहीन शाहिदा की जो तस्वीर है वो आ गई है। शाहीन शाहिदा जो है वही लेडी डॉक्टर है जिसे इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। अकेली वो महिला है जिसकी गिरफ्तारी हुई है और ये लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सौरभ। ये एक पूरी जो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी की एक मेन कड़ी है शाहीन शाहिदा, क्योंकि ये मुजम्मिल की महिला मित्र थी और लेडी डॉक्टर और डॉक्टर मुजम्मिल दोनों जो है पोस्टेड थे अल फलाह यूनिवर्सिटी में जो फरीदाबाद की है। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। पुलिस जो है ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर इनका हैंडलर कौन था, क्या वो हैंडलर जो है क्रॉस बॉर्डर बैठा हुआ था या फिर कश्मीर में ही कहीं छुपा हुआ है। ये तमाम पॉइंट्स को लेकर जो है पुलिस अभी फिलहाल जांच में जुटी हुई है। जी, ये एक चीज मैं आपसे सोनू ये क्लियर करना चाह रहा था कि ये कुछ कंफ्यूजन हमें भी यहाँ पर हुई। ये जो शाहीन शाहिदा है ये मूल रूप से कहा यूपी की रहने वाली है या कश्मीर की है? ये भी देखिए सौरभ, ये जो शाहीन शाहिदा है वो मूल रूप से यूपी के लखनऊ जिले की का जो लालबाग इलाका है वहां की रहने वाली है, लेकिन ये अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर थी और डॉक्टर मुजम्मिल के साथ वहां पर काम करती थी। वहां पर डॉक्टर मुजम्मिल भी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर था और क्योंकि सारे जो हैं कैरेक्टर कश्मीर से जुड़े हुए हैं तो कुछ लोग इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद शाहीन शाहिदा भी जो है वो कश्मीर की रहने वाली है, लेकिन कश्मीर की नहीं, वो लखनऊ के लालबाग इलाके की रहने वाली है। लखनऊ के लालबाग इलाके की मूल रूप से रहने वाली है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये मुजम्मिल और बाकी लोगों के साथ काम करती थी। इसकी तस्वीर आ गई है, वो तस्वीर आपको हम दिखाएंगे स्क्रीन पर जैसे ही हमारी तैयारी जो है वो पूरी हो जाती है। इसका रोल किस हद तक इसमें जुड़ी हुई थी इस पूरी साजिश में, बाकी लोगों की तरह पूरी तरीके से इसका हिस्सा थी या वो गाड़ी भर देने का इसका काम था जिसमें हथियार वगैरह मिले, क्या पता चल रहा है सोनू? देखिए तस्वीर आ गई है, ये है डॉक्टर शाहीन शाहिदा। इसको आप पहले देख लीजिए। ये है वो महिला डॉक्टर शाहीन शाहिदा और ये एक मिडिल एज्ड महिला लग रही है। जैसा भी रुचि कुमार ने भी बताया कि ये तो सन 2001 के आसपास से लखनऊ के इलाकों में जो है प्रैक्टिस कर रही थी। कानपुर के एक मेडिकल कॉलेज में भी इसने जो है नौकरी की है और फिर ये यहाँ अल फलाह से जुड़ गई फरीदाबाद में। तो ये वो महिला है। अब आप अरे एक और खबर आ गई, कश्मीर से एक और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है।
इसका नाम भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं डॉक्टर शाहीन शाहिदा को आप इस वक्त देख रहे हैं, और ये जैश ए मोहम्मद की एक्टिव मेंबर थी, ये भी पता है अब एजेंसियों को। और जम्मू कश्मीर से डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला इस नाम के एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, जो ये भी पुलवामा का रहने वाला है। तो पुलवामा से सारे तार जो है बेसिकली कनेक्ट हो रहे हैं, और ये डॉक्टरों का एक गिरोह है पूरा, जो कि आतंकवाद में लिप्त है, सीधे जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। और ये शाहीन शाहिदा जैश ए मोहम्मद की जो महिला विंग है, उस संगठन का हिस्सा ये जो है वो बन चुकी थी। ये जानकारी पुलिस को है। तो मतलब ये हाईली इंडोक्ट्रिनेटेड लोग थे। डॉक्टर थे वो अलग बात है। देखिए, फियादीन तो वही बन सकता है, जैसा कि विजय जी ने कहा, जो अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के लिए इतना इंडोक्ट्रिनेशन जो इस स्तर पर गया है कि हमको अब इस धरती पे जीना नहीं है, हम बर्बाद करके तुमको ले। इस स्तर पर कोई कैसे जा सकता है जब तक उसका कॉन्क्रीट इंडोक्ट्रिनेशन नहीं हुआ है। और प्यू रिसर्च सेंटर एक दुनिया का एक बहुत मानिंद और बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, जिसके बारे में कहना है कि जितने भी फियादीन हमले दुनिया में हुए हैं, उनमें तबलीगियों का इंडोक्ट्रिनेशन सबसे प्रमुख कारण रहा है। ये प्यू रिसर्च सेंटर का ये मानना है कि ये इंडोक्ट्रिनेशन जो है वो कट्टर इस्लाम, जिसको हम कहते हैं प्योर, उसमें कोई ये नहीं है। पूरी धरती हमको इस्लामाइज कर देना है, इसके लिए हमको जो करना है हम करेंगे, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये मानसिकता जो है वो पैदा करती है। इसलिए मैं शुरू में जब डिस्कशन हो रहा था तो मैंने कहा था, ये थोड़ा हेवी लोडेड वर्ड हो जाता है। एक मुसलमान सेकुलर हो सकता है, इस्लाम सेकुलर नहीं हो सकता। अब ये देखें, तस्वीरें हैं सीसीटीवी की ब्लास्ट के वक्त की। शाहीन शाहिदा की तस्वीर सामने आ चुकी है। तो ये सारी कड़ियां इसकी जुड़ गई हैं। और जम्मू कश्मीर से सज्जाद अहमद मल्ला नाम का एक और डॉक्टर हिरासत में लिया गया। मंजूर मीर हमारे साथ हैं श्रीनगर से, वो इसके बारे में आपको बताएंगे। जी मंजूर, बताएं। देखिए सौरभ, आपसे थोड़ी देर पहले ये बड़ी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। एक और डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला को जो है डिटेन किया गया है, उससे क्वेश्चन के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुलाया है। पहले ही 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी जो अमल में लाई गई थी, उस सिलसिले में ये अब तक 8वीं गिरफ्तारी है। हालांकि 3 डॉक्टर जो है अब तक इसमें उनसे पूछताछ की गई है। 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी की पुष्टि जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले ही की है। 5 और लोगों को जो है हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि कल दिल्ली ब्लास्ट का जो मामला सामने है, उसमें 2 उमर और आमिर के नाम के 2 भाइयों की जो है उन्हें भी डिटेन किया गया है, उनसे भी पूछताछ लगातार की जा रही है। हम इस वक्त आदिल जो डॉक्टर थे जिनकी सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी, उनके घर के बाहर मौजूद है। हम आपको इसके घर की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, डॉक्टर आदिल की घर की तस्वीरें हैं। सबसे पहले इन्हें ही फरीदाबाद और सहारनपुर का जो कनेक्शन था टेरर नेटवर्किंग का, गिरफ्तार किया गया था। और उनकी गिरफ्तारी तब मुमकिन हुई थी जब श्रीनगर के नौगाम इलाके में उन्हें पोस्टर चिपकाते हुए देखा गया था, और सीसीटीवी के आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस को ये जानकारी मिली थी, जिसके बाद यहाँ पर सबसे पहले रेड की गई थी। और जब घर वालों से पता चला कि वो सहारनपुर में है और एक डॉक्टर है, तो एक टीम तश्कील दी गई जो सहारनपुर चली गई, और सबसे पहले डॉक्टर आदिल की ही जो है गिरफ्तारी अमल में लाई गई। और उसके बाद इस पूरे नेटवर्क का जो है खुलासा हुआ है। उस आदिल के बाद जो है मुजम्मिल की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। हालांकि मुजम्मिल जो है उसके परिवार वालों से भी हमने बात की, और उनका ये साफ कहना है कि पिछले 4 सालों से वो फरीदाबाद में है, कश्मीर बहुत कम आया करते थे, और पिछले 3-4 दिनों से उनके साथ कोई संपर्क नहीं है। लेकिन उन्होंने भी ये कहा था कि वो 3-4 दिन के अंदर में जो है घर ज़रूर आएंगे, लेकिन उनके फ़ोन जो है लगातार स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पुलिस हर मामले से जो है इस एक बात मंजूर बताइएगा, ये आदिल, मुजम्मिल, ये डॉक्टर उमर, जितने भी नाम आ रहे हैं कश्मीर से जुड़े हुए, ये लोग एक दूसरे को कब से जानते थे? कश्मीर के वक्त से ही एक दूसरे को जानते थे, या यहाँ कश्मीर के बाहर निकल के जब फरीदाबाद आए हैं तब इनकी मुलाकातें हुई? देखिए, परिवार वालों के मुताबिक जो है वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि जो
अदील सबसे पहले गिरफ्तार हुए और उनके निशानदेही पर ही डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उमर का नाम सामने आया जो फरार था। और ये कहा जा रहा है कि उमर ही कल I-20 कार में सवार थे और क्या वाकई वो एक फिदाइन हमलावर थे। ये उनकी मदर जो है जिन्हें पुलिस ने डिटेन किया है उनसे पूछताछ की जा रही है, उनका DNA टेस्ट करवाया जा रहा है। उसके बाद ही ये साफ होगा क्या उमर ने ही जो वो एब्सकॉन्डिंग थे उसके बाद उसने फिदाइन हमले को अंजाम दिया था। लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, यहाँ पर उनकी किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन पुलिस का ये मानना है कि ये सिर्फ 2 या 3 डॉक्टर्स नहीं, मंजूर ये इम्पोर्टेंट था, आप लोग क्योंकि नहीं सुन पा रहे होंगे। मंजूर ये बता रहे हैं कि वो मंजूर इस वक्त जो पहला डॉक्टर पकड़ा गया सहारनपुर से, उसके घर के बाहर मौजूद थे और उनका ये कहना है कि ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते, ये परिवार क्लेम कर रहा है। मतलब परिवार को नहीं मालूम कि ये लोग एक दूसरे के टच में थे। हो सकता है परिवार को ना ही मालूम हो या ना बता रहे हो। ये भी मुमकिन है कि ये जब कश्मीर से बाहर निकल आए, यहाँ फरीदाबाद आ गए, तब ये लोग मिले आपस में। परिवार कह रहा है पहले से इनकी कोई पहचान नहीं है, पढ़ने के दिनों से इनकी कोई पहचान नहीं है, ऐसा अभी वो कह रहे हैं। एक मिनट सर। और फरीदाबाद में जो अभी भी छापेमारी चल रही है, ये किसकी तलाश में है? क्या पुलिस को लगता है कि इससे जुड़े और लोग हो सकते हैं, इन लोगों डॉक्टर्स से जुड़े हुए, या कहीं और विस्फोटक भी इन्होंने छिपा कर रखा हो, ये भी पॉसिबल है? मनीष। जी हाँ, देखिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसमें मुजम्मिल के बारे में बहुत ज़्यादा तहकीकात हो रही है और शाहीन जो है महिला डॉक्टर जो है उसके नाम की बात आ रही है। जो शुरुआती जांच आई है, जो पुलिस अधिकारी जो बता रहे हैं कि इसमें जो उमर है, उमर दरअसल MD मेडिसिन इसने GMC श्रीनगर से किया था और GMC अनंतनाग में ये सीनियर रेजिडेंट भी था। इसका परिचय डॉक्टर आदिल से था और मुजम्मिल से भी था। ये जो शुरुआत में जानकारी आई है। अब मुजम्मिल के बारे में बाहर किन लोगों से मुलाकात होती थी, ये पूरा का पूरा जो क्राइम ब्रांच है ये तलाश कर रही है। पीछे आप देख रहे होंगे कि जो इमाम हैं यहाँ के इस्ताक, उनको भी बुलाया गया है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। तो ऐसे करके सर्च ऑपरेशन पूरा जो चल रहा है उसमें कड़ियाँ जोड़ी जा रही हैं कि आखिरकार मुजम्मिल का उमर के साथ और डॉक्टर शाहीन, इन तीनों का कनेक्शन क्या था, क्योंकि गाड़ी से बड़ी मात्रा में हथियार और दो जगहों पर विस्फोटक मिले। ये कनेक्शंस कैसे थे, मुजम्मिल से और कौन लोग बाहर थे, क्योंकि मुजम्मिल बताते हैं कि 2 साल से यहाँ पर था और पहले ही आ गया था, जो कि लोकल्स लोगों ने कुछ ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें बताई हैं। लेकिन उसके बाद फिर उमर के साथ इसका कनेक्शन कैसे हुआ, ये पुलिस इस चीज़ों को इस्टेब्लिश कर रही है और अभी भी गांवों में जो है वो एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एक चीज आपसे मैं और पूछना चाह रहा था मनीष, वो ये कि 2 दिन में जब एक्सप्लोजिव की इतनी बड़ी रिकवरी हुई, पहले दिन 360 किलो, अगले दिन ये 1500 किलो के करीब, 1600 किलो, तो इसके अब तो क्लियर है कि उसमें से भी कुछ हिस्सा बचा हुआ था जो इस उमर के पास था, जिसका कल इस ब्लास्ट में इस्तेमाल किया। तो क्या ये एक्सप्लोजिव किसी तीसरे ठिकाने पर इसने छिपाया हुआ था, पहले से ही अपने साथ लेकर के घूम रहा था, या अभी भी कोई बचा हुआ एक्सप्लोजिव हो सकता है? जी हाँ, ये रेकी चल रही है क्योंकि पुलिस को इनपुट है कि इतने बड़ी तादाद में अगर एक्सप्लोजिव था और वो भी 2 बार जब मिला है, तो ये संभव है कि जिस तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है कि और भी एक्सप्लोजिव हो सकते हैं और इसी को लेकर ही ये पूरा का पूरा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मैं जो सुबह से देख रहा हूँ सर्च ऑपरेशन पूरे गाँवों में ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। 4 लोगों को उठा भी लिया गया, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी जो टीम है वो यूनिवर्सिटी के अंदर है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये माना जा रहा है कि जो डॉक्टर हैं शाहीन, जिसका नाम आया है, उसके कंप्यूटर के बारे में जांच की जा रही है कि कहां वो किस लैब में बैठती थी। मुजम्मिल के कमरे को पहले ही सीज कर दिया गया था, उसके बाहर का जो कमरा था हॉस्टल के बाहर, उसको भी सीज कर दिया गया है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो पुलिस अधिकारियों से ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके का कोई एक्सप्लोजिव अभी तक नहीं मिला है। लेकिन वो इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में जो एक्सप्लोजिव्स मिले हैं, तो हो सकता है कि कहीं और भी कुछ इन्होंने प्लान किया हो। उस प्लान के मद्देनजर इन्होंने तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश भी की है और गांव वालों से सबसे ज्यादा पूछताछ हो रही है। इस धौज जो गांव है, कर दूं आपको फरीदाबाद से मनीष भट्टाचार्य बता रहे हैं कि दो स्तर की जो है वहां छानबीन चल रही है। एक टीम आसपास के गांव के इलाकों में, क्योंकि इसने कमरा किराए पे 2 जगह ले रखा था, तो कहीं और भी तो एक्सप्लोजिव नहीं कहीं छिपाया हो, इसकी छापेमारी में पता चल रहा है। कई लोग उठाए भी गए, पुलिस ने डिटेन किए हैं। दूसरा बहुत फोकस यूनिवर्सिटी के अंदर लोगों से बातचीत में है, पूछताछ में है कि इनके साथ संपर्क में और कौन कौन लोग थे, क्योंकि उमर, मुजम्मिल और ये शाहीन शाहिदा तीनों इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। देखिए सौरभ, अकेले तो कोई होता नहीं है। जब इनका नेटवर्क काम कर रहा होता है तो बड़े बड़े लोग इसमें शामिल होते हैं, कई शहरों से उनका जुड़ा होता है। और मैं मानता हूँ 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है।
एक तो वैचारिक, जब एक विचारधारा है जो उन चीजों को, दूसरा सपोर्ट सिस्टम, और तीसरा जो है उनके पास आर्थिक और जिसे हम कहते हैं असला, ये सारा मुहैया कराना जिससे वो टेरर पैदा कर सकें। अब जब तक ये तीनों हिस्से एक साथ नहीं खत्म किए जाएंगे, हमने देखा ना कि नक्सलवाद लग रहा था कि एक समय एक पूरा कैंसर की तरह फैल रहा है, खत्म हुआ ना, क्योंकि जब स्टेट पावर तय कर लेती है कि हमको इसको खत्म करना है, उसका इकोसिस्टम खत्म किया गया। यूनिवर्सिटी के अंदर वो इकोसिस्टम था ना, वो विश्वविद्यालयों के अंदर इकोसिस्टम था ना, वो मीडिया के अंदर इकोसिस्टम था, वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो इकोसिस्टम काम कर रहा था, जो उनको सपोर्ट कर रहा था या उनके खिलाफ काम करने से स्टेट को रोक रहा था। जैसे ही एक बार ऐसा हुआ 2014 के बाद ये परिस्थितियों में परिवर्तन आया, नक्सलवाद अब खात्मा की जगह है। वैसे ही जब तक उनके वैचारिक तंत्र को आप नष्ट नहीं करेंगे, उनके ये जो ताकत है जिसे हम कहते हैं विस्फोट करने वाली ताकत, उसको तो आपने बहुत हद तक कंट्रोल कर दिया है ना। जम्मू एंड कश्मीर तो छोड़ दीजिए, बाकी और राज्यों में कहां आपने देखा कि टेरर बॉम्ब हो रहे जो 2014 से पहले हुआ करता था। एक इम्पोर्टेंट अपडेट तो ये था जो इस बीच में आया कि जम्मू कश्मीर से एक और डॉक्टर सज्जाद अहमद मल्ला को, पुलवामा के रहने वाले व्यक्ति को हिरासत में लिया गया और पुलिस फरीदाबाद में अभी भी छापेमारी कर रही है। अच्छा, दिल्ली में यहाँ पीछे जो ब्लास्ट हुआ, मेरे ठीक पीछे इस बैरिकेड के पार आप देखेंगे वो सफेद रंग से जिस एरिया को ढका हुआ है, रेड लाइट पर बिल्कुल यहीं पर कल जो है वो धमाका हुआ था और इसके आगे जाने की अनुमति किसी को नहीं है, सारा मीडिया यहीं रोक दिया गया है। वहां पर ही सारी एजेंसियों की जांच जो चल रही है, फोरेंसिक टीमें तो कल रात से ही, शाम से ही वहां पर हैं। इसके अलावा आज दिन भर से हम देख रहे हैं कई एजेंसीज के सीनियर अफसर वहां पर आ रहे हैं, सीआरपीएफ के भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जम्मू कश्मीर से चूंकि जुड़े हुए सारे लोग हैं तो हमें यहाँ से जम्मू कश्मीर में एंटी टेरर एक्टिविटीज में मदद मिल सकती है इसकी तफ्तीश से। इसके अलावा एनआईए, एनएसजी, दिल्ली पुलिस की तमाम एंटी टेरर यूनिट्स वो सब इस पे लगी हुई हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल है, फरीदाबाद की पुलिस है, यूपी की एटीएस है। एक डॉक्टर अभी और पकड़ा गया है जम्मू कश्मीर से, उसके बारे में हमने आपको बताया। एक डॉक्टर के घर पे छापेमारी हुई है लखनऊ में, जो इनमें एक महिला डॉक्टर शामिल थी इन सारे दोषियों में, शाहीन शाहिदा, उससे जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है, उसके घर पर जाकर के पुलिस ने रेड की है। अच्छा, अब देखिए कल से अभी तक लेकिन किसी ने भी, प्रधानमंत्री ने भी आज तो बात कर ली, भूटान से कह दिया कि हम बख्शेंगे किसी को नहीं, गृह मंत्री ने स्टेटमेंट दे दिया 2-3 बार, किसी ने पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया, किसी ने भी जिक्र नहीं किया। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि इनके सबके तार जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। गिरफ्तारी की शुरुआत ही हुई, डॉक्टर आदिल जो सहारनपुर से पकड़ा गया वो कश्मीर में, श्रीनगर में जैश के पोस्टर लगा रहा था, लेकिन पाकिस्तान की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इसका ऐसे इसी स्वरूप में किसी ने जिक्र नहीं किया। लेकिन कल दिल्ली में बम फटा और पाकिस्तान में दहशत मची। पाकिस्तान में एकाएक खबरें आनी शुरू हुई कि प्रधानमंत्री ने और उनके टॉप सेना के लोगों ने एक बड़ी खुफिया मीटिंग बुलाई है कि जाने अब भारत क्या कर देगा। फिर रात में मैं खबर देख रहा था वहां की एयरफोर्स एक्टिव हो गई, वो गश्त कर रही थी, क्योंकि पहलगाम के हमले के कुछ दिनों के बाद आपको मालूम है हमारी आर्मी एयरफोर्स ने जो 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था वो पाकिस्तान के लिए एक सबक था और उसको अब ये दहशत है कि फिर भारत कुछ ऐसा ही करेगा। मुरीदके में लश्कर तैयबा, इसके अलावा जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर था बहावलपुर में, वहां पर हमला किया गया था, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों पर पीओके में हमला किया गया था। तो ये पाकिस्तान को मालूम है कि भारत चुप तो नहीं बैठेगा, क्योंकि ये सब पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप से जुड़े हुए लोग थे, जितने भी इस डॉक्टर गैंग के लोग पकड़े जा रहे हैं। और वहां पे टीवी पर बैठकर अब एक दलीलें देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है कि भाई ये भारत अब कोई हम पर एक्शन ना ले, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है, पाकिस्तान की एजेंसियां इसमें कहीं से इन्वॉल्व नहीं हैं, और वो कयास लगा रहे हैं इस बात के कि क्या करेगा भारत। एक जर्नलिस्ट हैं आरजू काजमी, उन्होंने क्या कहा है कल दिल्ली के ब्लास्ट के बाद, ये भी आपको दिखाते हैं। इस दिल्ली वाले अटैक के बाद जो है वो मामला जो है वो फिर एक बार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बार फिर अभी भारत की तरफ से खुला के तो नहीं कहा गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अगर किसी किस्म का जाहिर है कोई सबूत हुआ, कोई बात हुई, तो भारत जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर सकता है, पाकिस्तान को कह सकता है। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पहले ही घबरा गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त इस डर खौफ में है कि कहीं भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान का नाम ना ले दे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन हम कोशिश कर रहे थे, हम दुआ कर रहे थे कि कुछ कम हो, वो एक बार फिर हमें जो है वो लग रहा है कि बढ़ती हुई दिखाई देगी और उसका असर जो है वो यकीनन दोनों तरफ की जो
मीडिया है उस पर साफ दिखाई देगा। तो मैसेज बड़ा क्लियरली, इसका मतलब ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 के बाद पहुंच गया था मैसेज कि एक्ट ऑफ टेरर मतलब एक्ट ऑफ वॉर। और इसीलिए भी आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का जिक्र भी वहां पर बैठकर टीवी पर एक व्यक्ति जो है वो कर रहा है और उनका कहना यह है कि इसको भारत जरूर पाकिस्तान के साथ जोड़ेगा। तो मैं लेकिन फिर आपको बता दूं, पुलवामा के बाद तो फिर भी कुछ वक्त लगा था हमें इसके तार सीधे जोड़ने में। उस वक्त भी क्योंकि वो लोग सैटेलाइट फोन, अलग किस्म की कम्युनिकेशन टूल्स का इस्तेमाल वो आतंकवादी कर रहे थे, लेकिन वो भी जुड़े पाकिस्तान से, उनके हैंडलर्स के साथ जुड़े। यहाँ तो जिंदा आतंकवादी है भाई भारत के हाथ में, और एक नहीं कई 3 तो यहाँ फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में काम करने वाले पकड़े गए हैं। ये व्यक्ति जो अगर ये सुसाइड बॉम्बिंग कंफर्म कर देती है एजेंसियां, तो उसका डीएनए सैंपल से सब कुछ और पता चलेगा। ये 3 घंटे पार्किंग लॉट में बैठकर किससे बात कर रहा था ये पता चलेगा। तो इस बार तो बहुत सामग्री है भारत के पास इसको सीधे इसके जड़ तक जोड़ने के लिए। तो पाकिस्तान में जो डर है वो वाजिब है, और उनको मालूम है कि कहीं ना कहीं ये आएगा तो हमसे ही जुड़ के। नहीं, देखिए, डर वाजिब है और होना भी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जब हमने किया तो बहुत साफ साफ हमने कहा था कि आतंकवादी ठिकाने हैं, इनको हम ध्वस्त कर रहे हैं। उसके बाद जब पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से हरकत हुई तो हमने उनके एयर बेसेस ध्वस्त किए। उसके तुरंत बाद खबर आई कि जो सबसे बड़ा, जिसमें वो उसका जो मौलाना मसूद अजहर का जो परिवार जिसमें मारा गया था, उसका रिकंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया इसी नाम पर कि यहां मदरसा चलेगा, यहां तालीम दी जाएगी। मुझे लगता है कि इस बार भारत को थोड़ा और कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इस बार जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है, जो हमारा हिस्सा है, जिसको उन्होंने कब्जा कर रखा है, उस इलाके में कुछ बड़ी हरकत करनी होगी। और जो सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है, इसको पुलवामा टेरर मॉड्यूल कह रहे हैं, लेकिन इसमें तो फरीदाबाद भी शामिल है, गुजरात भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है, यूपी भी शामिल हो रहा है। इस मॉड्यूल के जरिए जितने लोग पकड़े गए हैं, जरूरी नहीं कि हमको तुरंत कुछ देखने को मिले, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार देश भर में ठीक वैसे ही जैसे 5 अगस्त 2019 के पहले जम्मू कश्मीर से ढेर सारे अलगाववादी, कहा जाता है करीब 2000 लोगों को पकड़ा गया था उस वक्त, देश भर में ऐसी बड़ी कार्रवाई आपको जल्द होती हुई दिखेगी। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं दिखता है। सर, एक्चुअली ना ये अब सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात पर लोगों में भी हो रही है, सोशल मीडिया पर भी मैं जो कमेंट पढ़ रहा हूँ, भारत ने पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये क्लियर कर दिया। लगता है कि थोड़ा सा वो बोलनी बहुत जरूरी है। कल से मैं एक चीज देख रहा हूं कि एक बड़ा वर्ग है जो पत्रकार के नाम पर, नेताओं के नाम पर बहुत गंदी हरकतें कर रहा है। कहीं तो जाकर सरकार को, सर्वोच्च न्यायालय को, उन पर भी कुछ तो अंकुश लगाना पड़ेगा। आप ऐसे कठिन समय में, जब देश इतनी पीड़ा में गुजर रहा है, इतने भयावह धमाके के बीच गुजर रहा है, आप उस वक्त मजाक कर रहे हैं, आप उस वक्त इसको चुनावों से जुड़कर देख रहे हैं। मुझे लगता है कि इस पर भी बहुत जरूरी है कि चर्चा और लोगों को समझ में आए ये कैसे लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि जवाबदेही हम गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से ही मांगेंगे, लेकिन कल जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं था और उस पर भी कोई कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने अपनी बेशर्मी खुद ही जो है जाहिर कर दी, एक्सपोज हुए हैं जिन्होंने इसको कहा है बिहार इलेक्शन से जिसको ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कुछ लोगों ने की। जाने माने लोग हैं, ऐसे लोग नहीं थे मतलब कि कोई रैंडम आदमी था। सर, मैं ये कह रहा था कि बात ये ज्यादा हो रही है कि भारत का रिस्पॉन्स क्या होगा। ऑब्वियसली जांच सब पूरी होगी, जब इसका एक एक एंगल पता चल जाएगा कि इसकी जड़ कहां पर है, तभी इसका रिस्पॉन्स सामने आएगा। लेकिन वो पाकिस्तान से जुड़ा है, ये अभी से ही दिखने लगा है बड़ा क्लियरली। तो क्या ये एक्ट ऑफ वॉर मानकर उसी दर्जे की कार्रवाई भारत करेगा जैसी पहलगाम के बाद की थी? ये है मूल प्रश्न। देखिए, आनंद फिल्म का एक संवाद है बहुत मशहूर, जो राजेश खन्ना बोलते हैं, बाबू मोशा है, हम सब तो इस रंगमंच की कठपुतलियां है, हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में। तो ये सब कठपुतलियां हैं, इनकी डोर कहीं पर है ना, वो डोर का कनेक्शन भारत की सरकार, इंटेलिजेंस एजेंसी जिस दिन ढूंढ लेंगी, मतलब कनेक्ट कर देगी, उनको पता है, लेकिन उसको एक कनेक्ट करना, जाहिर करना, और वो पाकिस्तान के साथ है। मुझे इसमें कोई शक नहीं लग रहा कि इस तरह की बातें यहाँ सब लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका कनेक्शन रिमोट, जिसे आप कहते हो आज के जमाने में रिमोट के तौर पर आ गए हो, तो रिमोट वहां पर है। और मैं इस बात से थोड़ा सा कम सहमत हूँ कि हमने आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर में। गलत कर रहे हैं आप, आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने की जरूरत नहीं है। आतंकवादी ठिकाना तो पाकिस्तान है ना, गढ़ तो वही, गढ़ पूरा गढ़ है वो, उसमें एक एक जगह पर कर देने से कुछ काम चलने वाला नहीं है। तो इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर का पॉज बटन खत्म हो, तो मुझे लगता है हमें एक बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, बड़ी कार्रवाई की जरूरत है। एक चीज और मैं बोलता हूँ, ये जो ग्रुप हम देख रहे हैं ना, इसमें 2 बातें होती है। जैसे मैंने कहा भी घर वालों को नहीं पता होता ग्रुप बनते कैसे हैं। ग्रुप बनने के लिए भी आपकी क्रेडेंशियल चाहिए ना। तो पहली बार में ऐसा नहीं होता कि सबको कहा कि भाई हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटी इसमें शामिल होंगे। पहले कोई
प्ले ग्रुप बनते हैं, स्कूल ग्रुप बनते हैं, कॉलेज ग्रुप बन रहे हैं, फिर पार्टी ग्रुप बन रहे हैं, फिर उसमें क्रेडेंशियल्स देखे जाते हैं कि किस पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि जिन पर भरोसा नहीं होगा उनको कैसे लेंगे, इसलिए घर वालों की जानकारी कम हो सकती है। लेकिन जैसे अभी आपने वो भाई की बात की, मुजम्मिल की, वो मैं देख रहा था उनको, तो वो रिपोर्टर पूछ रहा था, किसी दिन इंटेलिजेंस एजेंसी थोड़ा प्यार से बात करती है ना, तो फिर बात सामने भी आती है। उसमें से एक दूसरे के परिवार का भी आया रिएक्शन, उसके परिवार के और लोगों को भी हिरासत में लिया है। ऑब्वियसली डिटेन किया ही जाता है, पूछताछ के लिए पुलिस पकड़ती है। रिपोर्टर से जब पूछता है तो रिपोर्टर को हमेशा यही कहेगा कि नहीं हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई पता नहीं है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी थोड़ा प्यार से बात करती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, वहां सच निकल ही आता है। अच्छा देखें, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो खुलकर ये बात कह रहे हैं, ये हमारी सरकार इस वक्त जो है वो दबाव में है, हमारी सरकार इस वक्त खौफ में है कि भारत के रिएक्शन के लिए हमें तैयार रहना होगा। वो मान के बैठे हैं कि भारत इसके लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराएगा। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं गया जिससे कि अफसोस जताया गया हो कि दिल्ली में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर यकीनन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, पाकिस्तान के स्टेट को फौरी तौर पर जो है ट्विटर के जरिए या किसी जरिए अफसोस का इजहार करना चाहिए था। और इस तरह के इंसिडेंट्स को, इस तरह के अटैक्स को जब तक आप ये नहीं जताएंगे कि आप उसमें शामिल नहीं है और आपको इस तरह की बातों में अफसोस है, तो यकीनन दूसरी तरफ एक गलत मैसेज ही जाएगा। बहरहाल मासूम लोगों की जाने गई हैं और पाकिस्तान को इसके ऊपर ऑफिशियली जो है वो जरूर मैसेज जो है देना चाहिए भारत को, और ये ताकि उनको लगे कि हम उनके साथ हैं और हम इन चीजों को रोकने में भी उनके साथ हैं। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है। ये आरजू काजमी का ही उनके प्रोग्राम का एक हिस्सा हमने भी दिखाया है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि वो कह रही हैं कि मेरे देश की सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, एक अफसोस का भी सोशल मीडिया पोस्ट नहीं है दिल्ली के धमाके पर। भाई ये ना कहें कि भाई ये हम आपके साथ हैं, हम आपका दुख समझते हैं, कहीं कोई हादसा हुआ है उसके लिए अफसोस करता है आदमी, कुछ नहीं। सौरभ, जब कराया ही उन्होंने ही है, लेकिन इसका एक पक्ष देखिए, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कहा था डिक्लेरेशन ऑपरेशन सिंदूर के समय के बाद जब कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर, ये तो पाकिस्तान भी जानता है। ऐसा यदि होने दिया पाकिस्तान ने, तो क्या पाकिस्तान जानबूझ करके चाहता है कहीं न कहीं कि भारत के साथ फिर से संघर्ष शुरू हो? मैं ये कर रहा हूं, एक एजम्पशन कर रहा हूं। उसके और किरदार को भी सोचिए जरा सा। अमेरिका की ट्रंप के साथ मुनीर के संबंध, बढ़ते संबंध, सऊदी अरब के साथ इस प्रकार का बायलैटरल ट्रीटी की यदि कल जाकर के हमारे ऊपर कोई एग्रेशन होगा तो हम आपके साथ खड़े होंगे, आप पर एग्रेशन होगा तो हम खड़े होंगे। सबसे बात हम यही कहते हैं ना कि पाकिस्तान को पैसों की बहुत है, ये अंदर से कंगाल है, लेकिन कोई उस कंगाली को दूर करने वाला देश यदि आकर के ऐसा समझौता कर देता है, ऐसा करेगा या नहीं करेगा ये मैं नहीं जानता। कई लोगों का मानना है कि जब वॉर होगा तो कतई भी सऊदी अरब इस तरीके से उसके समर्थन में नहीं आएगा। लेकिन हम इस बात को क्यों भूल रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर भी अमेरिकन डीप स्टेट काम कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर भी अमेरिकन डीप स्टेट काम कर रहा है, और अब तो डीप स्टेट छोड़िए, सीधा सीधा वहां की सरकार काम कर रही है। ऐसी स्थिति में क्या जानबूझ करके पाकिस्तान ने ऐसा किया है और वो चाहता है कि इस प्रकार की चीजें हों? क्या चाइना वगैरह भी चाहते हैं कि भारत को फिर से उस ऑपरेशन सिंदूर में उलझाया जा सके? ये मेरे एक मन के एक फूड फॉर थॉट है। वैसे ठीक है ना, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ऐसे सोचिए भाई, हमने कह दिया अब हम पे हमला हुआ तो ये जंग मानी जाएगी, जंग होगी। तो उम्मीद क्या थी हमारी कि पाकिस्तान की, मान ले ISI जो भी सेना, जो भी इन लोगों को यूज करती है आतंकवादियों को, जैसे मोहम्मद, मुहाफिज सईद, व्हाटएवर, तो वो इनको एक मैसेज करती कि भाई आप शांत रहना, कोई कार्रवाई तुम्हारी तरफ से नहीं होनी चाहिए। वो क्योंकि देखिए बड़ी खबर आ गई, हमें इसका अंदेशा ही था कि फरीदाबाद से एक बार फिर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। मतलब ये तीसरी बरामदगी होगी पिछले 3 दिनों के अंदर। एक बार फिर एक बरामदगी हुई है, इसमें फिर एक्सप्लोजिव जो है वो पकड़े गए हैं और फरीदाबाद से ही पकड़े गए हैं।
पहले आपको मालूम है कि परसों 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट जैसा पदार्थ मिला था फरीदाबाद में एक जगह से। फिर उसके बाद कल 1600 किलो और विस्फोटक बरामद हुआ। 1000 पुलिस वाले इस वक्त खंगाल रहे थे उस पूरे इलाके को। 2 गांव बताए जा रहे हैं उसके आसपास के एरिया को, और वहां से अभी हमें ये जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर कुछ बरामदगी जो है वो हुई है। कुछ एक्सप्लोजिव जो है एक बार फिर से वहां से जो है वो बरामद हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी तैयारी प्लानिंग थी कि मतलब टनों में विस्फोटक जो हैं वो बरामद हो रहे हैं। 3 टन एक्सप्लोजिव बरामद होना मजाक नहीं है, और अभी भी और सिलसिला वो जो है वो जारी है। एक बार फिर फरीदाबाद में सेक्टर 26 में बताया जा रहा है कि ये बरामदगी हुई है। सेक्टर 26 में किराए के मकान से फिर और विस्फोटक बरामद हुए हैं। इस पर हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे, मैं उनसे पूछूंगा, लेकिन समीर जी का कमेंट। मुझे लगता है कि ये लोकल पुलिस की भी फेल्यूर है कि इतना बड़ा विस्फोटक अगर फरीदाबाद में आ रहा है, किसी घर में रखा जा रहा है, पुलिस को खबर नहीं इस बात की। हालांकि ये बात अब अच्छी है कि पुलिस ने बहुत तेजी से कार्रवाई करके एक और बड़ी खेप पकड़ में ले ली है। लेकिन मुझे लगता है कि अब तो पूरे फरीदाबाद में क्या, फरीदाबाद के आसपास, दिल्ली के आसपास जितनी जगह है वहाँ सघन जांच होना चाहिए कि सिर्फ फरीदाबाद में नहीं होगा। हो सकता है उन्होंने कहीं और सेंटर्स बनाए होंगे, कहीं और डिपो बनाए होंगे जहाँ उन्होंने विस्फोटक रखे होंगे। फरीदाबाद से जरूर मिला है, हो सकता है कहीं और रेड पड़े तो वहां से मिले। अब मुझे लगता है कि तमाम तरह की जांच एजेंसियों को सभी जगह इस तरह की रेड करके जांच करनी चाहिए कि कहाँ इस तरह का विस्फोटक रखा हुआ है। मुझे लगता है ये खतरे की घंटी है और सरकार को ज्यादा एक्टिव इस मामले में पर सर अभी कंफर्मेशन और आ जाए फिर इस पर आगे बात करते हैं। जो बात प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की सहमति से अभी भी वहां के आतंकवादी जो हैं उसी स्तर पर एक्टिव हैं जैसे वो पहले थे पहलगाम के वक्त या उससे पहले, जो उनको उनके आकाओं की तरफ से, भाई मैं ये तो माना जा सकता है कि मसूद अजहर का परिवार खत्म हुआ तो वो तो बिलबिला रहा होगा कि मुझे बदला लेना है, हाफिज सईद करना चाह रहा होगा भारत के अंदर कोई गतिविधि, इनके ऊपर नकेल डालने का काम पाकिस्तान का था। इसीलिए हमने वो भी कहा, जो हमने अपनी पॉलिसी बदली कि हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे आतंकवाद में, आतंकवादियों में और उनके पीछे बैठे इनेबलर्स में, हैंडलर्स में। तो वो तो नहीं हुआ काम। पाकिस्तान ने इतने आतंकवादी संगठन को पनाह दी, इतने संगठन पाकिस्तान ने बना लिए कि अब कई संगठन में तो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान इस बात से जरूर खुश होगा, और अगर खुश नहीं होता तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख एक ट्वीट तो करते कि भाई इस तरीके से गतिविधियों, खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान अपने भारत में जो दूतावास है उससे हर एक घंटे से रिपोर्ट ले रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और यहाँ से हर एक घंटे की रिपोर्ट पाकिस्तान भेजी जा रही है कि भारत में क्या क्या बैठकें हो रही है। पाकिस्तान को इस बात का डर जरूर है। अब इतने ज्यादा आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ उनको पनाह दी है, उन्हें प्रशिक्षित किया, उन्हें हथियार दिए, उन्हें पैसा दिए, राशन पानी दिया है। आज वो सारे आतंकवादी संगठन गतिविधियां कर रहे हैं और भारत ने कहा था कि अगली गलती अगर पाकिस्तान करेगा तो उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि भारत उसकी तैयारी करेगा, लेकिन अभी 1 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। मुझे लगता है कि अभी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पार्लियामेंट के सेशन में हो सकता है कि कुछ दिनों में एक ज्वाइंट सेशन बुला लें, या ये भी हो सकता है कि भाई सभी दलों को बुलाकर उनको ब्रीफिंग गृह मंत्री कर सकते हैं। सेशन 1 तारीख से शुरू हो रहा है। सेशन में सरकार इसका जवाब देगी, विपक्ष जरूर पूछेगा, सरकार भी जवाब देगी, लेकिन सरकार करेगी कार्रवाई, कब करेगी ये देखने वाली बात होगी। सरकार सेना को भी फ्री हैंड देगी, एजेंसीज को फ्री हैंड देगी, और मुझे लगता है कि साल के अंत में या नए साल की शुरुआत में पाकिस्तान पर एक बड़ी आतंकवादी हमला, जिस तरीके से गतिविधियां हो रही है, आतंकवादी हमले का जवाब दिया जाए। आतंकवादी जो हमला हुआ उसका जवाब भारतीय सेना देगी, मुझे निश्चित रूप से लग रहा है। मैं कह रहा था कि ये हमने कह रखा है ना कि टेररिस्ट और टेररिस्ट के बैकर्स और उनके आकाओं में हम अंतर नहीं करेंगे, हमारे लिए सब बराबर है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक और नया वीडियो सामने आया है। ब्लास्ट वाली i20 कार का ये नया सीसीटीवी वीडियो है। पोल्यूशन चेक कराते हुए इस कार का वीडियो सामने आया है। इस कार से जुड़े भी कई खुलासे हो रहे हैं। हालांकि ये ब्लास्ट वाले दिन का वीडियो नहीं है, लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है उसमें आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी पोल्यूशन चेक करा रही है। पंप के सामने का ये वीडियो बताया जा रहा है, और जिस गाड़ी का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया गया था वो यही i20 कार थी। इस कार से जुड़ी अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। उसमें ये बात भी पता चली है कि कई लोगों को ये कार बेची गई, फर्जी रजिस्ट्रेशन कराया गया, और उसके बाद इस कार को जिस व्यक्ति ने खरीदा उसका नाम आमिर बताया गया। आमिर ने दूसरे व्यक्ति को कार दी और फिर कार उमर के पास पहुंची, और इसी कार को चलाकर उमर रेड फोर्ट यानी कि लाल किले के पास पहुंचा। वहां पार्किंग में काफी वक्त तक, लगभग 3 घंटे तक वो रहा, और उसके बाद जिस वक्त ज्योत्सना अभी आपको जो जानकारी दे रही थी उसी में हम उसी से जुड़ी हुई बात यहाँ पर भी कर भी रहे थे। कुछ प्रॉब्लम हो गई थी टेक्निकल, तो अब बात ये हो रही थी कि भाई हमारी तरफ से तो साफ था, हम पर आतंकवादी हमला मतलब तुम पर, आतंकवाद पर जंग,
और अगर वो फिर किसी देश उसके पीछे खड़ा है तो फिर देश आड़े आएगा, तो देश पर हमला होगा, पाकिस्तान पर हमला होगा। नहीं, निश्चित तौर पर। और मुझे लगता है कि जिस तरह की स्थितियां हैं और जिसको कम से कम दुनिया के मंचों पर भी बोलने की जरूरत है, हम लोग इसको कहते रहे, आतंकवादी पाकिस्तान में नहीं है, आतंकवादी ही पाकिस्तान को चला रहे हैं। वो वहां ट्रेनिंग नहीं ले रहे हैं, वो वहां की सेना को भी ट्रेंड करते हैं। आईएसआई और सेना वो आतंकवादी के लिहाज से चलते हैं। और अभी जिस तरह की स्थितियां बनी है, चाहे वो अफगानिस्तान से उनके जो झगड़े हैं, चाहे वो उनके अंदर खैबर पख्तूनख्वा में या फिर बलोच में जो झगड़े हैं, बलूचिस्तान में, वो साफ दिखा रहे हैं कि उनकी सेना आतंकवादियों की तरह व्यवहार करती। हमारे यहाँ जो कुछ कर रहे हैं, उनको लगता है, उनको भ्रम होगा, जो उनका एक के सिंड्रोम है, उस के सिंड्रोम से वो उबर नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार इसको पूरी तरह से खत्म करना जरूरी है। और मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस बार भारतीय सेनाओं को बड़ा ऑपरेशन करना ही चाहिए। पीओजेके के भीतर एक बड़ा वर्ग है जो उनकी नीतियों से नाराज है, उनके खिलाफ सड़कों पर है, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए। यही बात प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट जो अभी मैंने कहा कि देखिए, जब से ये बात हुई है कि मुनीर को वहां के लिए फील्ड मार्शल को एक ऐसी इम्यूनिटी दे दी जाए कि वो हमेशा के लिए बना रहे और सबसे बड़ा ताकतवर, और उसके खिलाफ सड़क पर कौन है? पाकिस्तान की जनता सड़क पर आ रही है। पॉलिटिकल पार्टियां पहले से उसके खिलाफ थी, खैबर पख्तूनख्वा में पहले से उसका चल रहा है। तो अंदर एक विद्रोह न हो, ध्यान रखिएगा, विद्रोह ऐसे हो चुके हैं। लाल मस्जिद का मार्च हम लोगों ने देखा है, बहुत बड़ा, और कल भी इस पर हम लोगों ने कहानी कुर्सी में मुझे कह रहे हैं कि ये इस वक्त अपनी परेशानियों में घिरी पाकिस्तान की सेना और उसके फील्ड मार्शल को सूट करता है कि ऐसा कुछ हो भारत पाकिस्तान की। जब वार की स्थिति हो जाती है तो क्या होता है, आदमी अंदर के डिसेंशंस को, डिसेंट को खत्म करके और खड़ा हो जाता है, आर्मी के साथ खड़ा हो जाता है। हो सकता है कि पाकिस्तान की फिर एक गलती की है उसने, अपने सोचने में उसने इम्यूनिटी अपने देश में ली है, हमसे नहीं ली है। इम्यूनिटी ली है, लेकिन वो जो जनता में नाराजगी है उससे इम्यूनिटी नहीं मिली है। मैं कल परसों भी हम चर्चा कर रहे थे कि इसका मतलब ये नहीं कि बिल पास करवा लिया तो वो हमेशा के लिए हो गए। और पाकिस्तान का यदि इतिहास देखेंगे, जब भी वहां पर इंटरनल क्राइसिस हुआ वो भारत के साथ कुछ ना कुछ करते हैं। अब बात हो रही है कि क्या हम जवाब दे रहे हैं कि नहीं जवाब दे। एक बात समझने की जरूरत है कि प्रॉक्सी वॉर का जवाब यदि वॉर से देना है तो वो तरीके से दिया जाता है। ये नहीं ना कि आज उन्होंने कल बम फोड़ दिए थे तो आज हम वो कर देंगे। ये पहलगाम के बाद भी ऐसा नहीं हुआ था, तैयारी से हुआ। तैयारी रखिए, और उसमें यह है कि उतने ही दिन उनकी नींद उड़ी रहेगी पाकिस्तान की, क्योंकि कल रात से नींद उड़ी हुई है उनकी तो। और ये मुझे लग रहा है कि इसका जवाब इस बार ठीक तरीके से दिया आपको मन में कोई संशय नहीं है कि ऑप सिंदूर पार्ट 2 होके रहेगा? और इसका फर्स्ट पार्ट यह है कि ये पाकिस्तान के रहनुमाई में, पाकिस्तान की लीडरशिप में, पाकिस्तान की गाइडेंस में हुआ है। आप एक और जो देश उम्मीद कर रहा है, हम सब उम्मीद कर रहे हैं। हमने बहुत सुना है, कनाडा से लेकर लंदन तक, कंधार से लेकर हर जगह देखा है हमने। हम भारत के लोग ये चाहते हैं कि मसूद अजहर जैसे लोग ऊपर जाते हुए दिखें। इसको आप भले किसी तरह का बयान माने, लेकिन ये देश के लोगों की इच्छा है। और कई बार ऐसा लगता है ना कि युद्ध वाला तो बहुत रणनीति बना के करना है, बहुत उसमें तैयारी करनी है, क्या दो देशों के बीच युद्ध होना भी चाहिए, लेकिन उनकी धरती पर कुछ ये आतंकवादी मरे, ये देश चाहता है, दुनिया जरूरी हो ये तो बहस की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, युद्ध जब जरूरी हो जाए तो फिर उसमें बहस की जरूरत नहीं होती है कि युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश का आत्मसम्मान, देश का संकट, देश की सुरक्षा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप महाभारत में भी चले जाइए, युद्ध कब होता है? युद्ध और प्रॉक्सी वार में वही फर्क है ना। प्रॉक्सी वार आप कभी भी कर सकते हैं, युद्ध आप उस समय करते हैं कि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वही बात याद आती है आसिम मुनीर की कही हुई कि भारत एक शाइनिंग चमचमाती मर्सिडीज है और हम एक खटारा कबाड़ से भरा ट्रक हैं, टकराएंगे तो नुकसान किसका होगा? मतलब ये हमारी कॉस्ट क्या है उसकी, उस एक्शन की, हमारे जवाब की, वो भी तो देखनी होती है। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वो प्लान वे में होगा, प्लान तरीके से होगा। लेकिन ये आप ये ऐसा समझते हैं कि ये कोई चुनाव की सभा थी कि प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर। तो एक्ट ऑफ टेरर और एक्ट ऑफ वॉर, और ये जैसे हो रहा है, अभी आपने बताया कि फरीदाबाद में फिर से मिल गया है। इसकी बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि आप केवल एक घटना से यदि इसको आज हम सारा प्रोग्राम कर रहे हैं तो हम गलत तरीके से कर रहे हैं। ये एक बड़ा पूरा का पूरा प्लान है, बड़ा के पूरे एक्सरसाइज है पाकिस्तान की, या जो भी लोग टेररिस्ट इसमें कर रहे हैं उसको उस तरीके से समग्र रूप में देखिए। ये 8 लोगों के मरने लाल किले पर, और लाल किला एक मैसेज है, इसको भी समझिए। लाल तो सर 24 घंटे भी नहीं बीते, अभी तो बहुत सी बातें सामने आनी बाकी है।
नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राजनीति करते हो, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से एक बहुत विजनरी लीडर है, वो किसी के उकसावे में आकर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर पाकिस्तान चाहता हो कि भारत के अंदर एक बम विस्फोट कर दो, कोई जगह आतंकी घटना कर दो, प्रधानमंत्री उकस के दूसरे दिन हमला कर देंगे, मुझे लगता है नहीं। प्रधानमंत्री मोदी फिलहाल इस तरह की कोई लेंगे, लेकिन पूरी जानकारी लेंगे और समय आने पर इसका हिसाब जरूर चुकता करेंगे। प्रधानमंत्री जानते हैं कि भाई युद्ध होगा तो किस स्टेज पर जाएगा। अब जब युद्ध होगा तो डायरेक्टर जनरल ऑफ जो उनके जो डीजीएमओ, जब डीजीएमओ का फोन आया था, दोनों देशों के बीच बातचीत हुई थी, अब वो स्थिति नहीं रहेगी। प्रधानमंत्री बहुत सोच समझ के करेंगे, लेकिन जब करेंगे उसका हिसाब पाकिस्तान को देते नहीं बनेगा उसके भारत के हमले का। लेकिन ऐसा नहीं कि कल हुआ है तो 48 घंटे के अंदर भारत की सेना कोई हमला कर देगी या पाकिस्तान में घुसकर कुछ लाहौर पे कोई बड़ा हमला करेगी, फिलहाल नहीं होगा। देश देख रहा है इस बात को, प्रधानमंत्री ने पूरी इस बात को देखा। जो दुख क्या प्रधानमंत्री ने अभी भूटान से कहा है, दुनिया को संदेश इंग्लिश में भी उन्होंने दिया है समझाने के लिए कि दुनिया समझ ले कि इस समय में मतलब कितने दुख में और भारत कितने गुस्से में इसके अंदर, उसका हिसाब लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 48 घंटे में भारत कोई हमला करने जा रहा है। हालांकि राजस्थान के बॉर्डर पे अभी तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास चल रहा है, बस एक इशारे की जरूरत है। पाकिस्तान वहां से बहुत दूर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में या तो साल के अंत में या नए साल की शुरुआत में पाकिस्तान को उसका सबक जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल। मैं फिर कुछ तस्वीरें आई हैं वो आपको दिखा देते हैं कि ये ब्लास्ट में जो गाड़ी का इस्तेमाल हुआ I-20 का, इसका एक सीसीटीवी फुटेज है। ये पोल्यूशन चेक करवाया जा रहा है इस गाड़ी का, और इसमें जो आदमी बैठा है वो आदिल है। एक बैग भी है उसके पास, उसमें व्हाइट टी शर्ट पहने हुए जो है ये डॉक्टर आदिल है, और दूसरा ब्लैक टी शर्ट में डॉक्टर उमर है। तो फिर एक बार जोड़ लीजिए कड़ियां आप। ये डॉक्टर आदिल वो व्यक्ति जो सबसे पहले पकड़ा गया सहारनपुर से, जिसके लॉकर से अस्पताल में AK-47 मिली, और इसके बाद इसी के बताने पर फरीदाबाद तक पहुंची एजेंसियां, और वहां पर जो है ये उमर जो है वो पकड़ा गया ब्लैक टी शर्ट में, जो इस तस्वीर में आपको दिखाई देगा, जो माना जा रहा है कि इस घटना का जिम्मेदार और इसका सुसाइड बॉम्बर जो है वो हो सकता है। तो एक और ये नई तस्वीर है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। देखें, ये गाड़ी को लेकर बड़े निश्चिंता के साथ ये लोग घूम रहे हैं। ये देखिए, ये एक गाड़ी में बैठते हुए फिर ये दिखाई देते हैं। तो उमर और आदिल दोनों एक साथ पहली बार नजर आए हैं, पोल्यूशन चेक करवा रहे हैं किसी पेट्रोल पंप पर। अब ये कितने वक्त पहले का है ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कल ही का है या और पहले का है, क्योंकि ये आदिल की गिरफ्तारी तो कुछ रोज पहले हो चुकी है। तो मतलब ये पुराना वीडियो है ये, जिसमें दोनों हैं। लेकिन गाड़ी को क्योंकि कल से लोकेट किया जा रहा है, 29 अक्टूबर का वीडियो है। चेक इसलिए जरूरी है ना, क्योंकि दिल्ली में आप एंट्री करते हैं तो पुलिस किसी भी वजह से वहां पर पोल्यूशन सर्टिफिकेट को देखने के लिए रोक ले और फिर सारी जांच हो, तो उससे बेहतर रहता है कि आप इस तरह की चीजों को बचा कर रखें कि लाइसेंस हो, ये हो। और गाड़ियों को आप देखिए, गाड़ियों में हमेशा टेररिज्म में जो गाड़ियां ये आती हैं वो रीसेल वाली होती हैं, और रीसेल भी इसमें इतना है कि आपको ढूंढना पड़े कभी। आजकल तो सिस्टम हमारा ऐसा हो गया कि वो वहां तक पहुंच गए हैं, नहीं तो जो ओरिजिनल मालिक है और किसके पास आई है, कभी भी कोई सिंगल मालिक वाली गाड़ी इतने हाथ पता लगे गाड़ी बदली है, ये हाथों हाथ बिकी। वो इसी वजह से की जाती है ताकि इंटेलिजेंस एजेंसीज को या जो भी लोग जांच कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल हो और सही लोगों तक वो ना पहुंचे। लेकिन ये तस्वीर इंपॉर्टेंट है। दिल्ली धमाके में शामिल लोग, डॉक्टर आदिल और पॉसिबली जो सुसाइड बॉम्बर है ये डॉक्टर उमर, ये दोनों एक साथ जो है तस्वीर दिखाई दे रही है 29 अक्टूबर की, उसमें दिखे हैं इसी I-20 गाड़ी के अंदर बैठ करके। पहले उतरे, पोल्यूशन चेक कराया, और फिर ये देखिए एहतियात तो रखते हैं ये लोग कि भाई छोटी सी चीज है, पोल्यूशन नहीं है, किसी ने सड़क पे ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया तो हम इतनी छोटी सी गलती की वजह से हमारा सारा प्लान चौपट ना हो जाए। तो ये पोल्यूशन तक उसका जो है गाड़ी का ये लोग जो है वो चेक करा रहे थे, और मतलब ये काफी एसोसिएटेड थे एक दूसरे के साथ लंबे वक्त से। अब ये बड़ा साफ है, ये टीम थी सर, पूरी निश्चित रूप से टीम थी, और अब एजेंसी सारी कड़ियां इसके अंदर जोड़ेगी। और कई बार रहता है कि गाड़ियां चोरी की भी रहते हैं, ये खरीदते भी हैं, कई बार चोरी की गाड़ी उठा लेते हैं, फर्जी नेम प्लेट लगा लेते हैं, उस तरह की हरकतें करते हैं, और जिससे गाड़ी खरीदेगी। और कई बार तो ये देखने में आया कि जब पुलवामा होता उसके पहले खबर आई थी कि कई बार इकट्ठी 8-10 गाड़ियां खरीद के रख लेते हैं कि जब जहां जरूरत पड़ेगी वैसी गाड़ी भेजी जाती है। तो क्या जम्मू कश्मीर से गाड़ी उन्होंने भेजी थी, कई और गाड़ियां इनके पास रखी है, क्या कहीं और गाड़ियों में इन्होंने इस तरीके से विस्फोटक भर के कहीं तहखाने में या कहीं पार्किंग में रखी हुई है। मुझे लगता है कि एजेंसी जिस तरीके से तेजी से सक्रिय है, तो अब और खबर आएगी कि कहां इन लोगों ने गतिविधियां की थी। अब एजेंसी में लगता है बहुत ज्यादा अलर्ट पे, हिंदुस्तान से भी और खबर आएगी कि एजेंसी ने कहां कुछ पकड़ा हुआ है। फिलहाल मुझे लगता है कि एजेंसी जिस एक्टिव से काम कर रही है, पाकिस्तान को भी जरूर डर होगा, और यहां पर जो बैठे उनके आका है, मुझे लग रहा है वो भी गिरफ्तार होंगे, कुछ भारत छोड़ने की कोशिश में होंगे, बॉर्डर से निकलने की कोशिश में होंगे। बॉर्डर पे भी इस बात की जांच करने की जरूरत है कि ऐसे लोग देश से ना निकले, सीमाएं जरूर सील हो। आने वाले समय में हमें इसकी और बड़ी जानकारी
सामने आएगी। मैं व्यूअर्स को बता दूं, इस तस्वीर में जो आपको काली टी शर्ट में दिखाई दे रहा है शख्स, वो आदिल है। ब्लैक टी शर्ट में उमर है, माफ कीजिएगा, उमर वो व्यक्ति जिसने कल जो गाड़ी लेकर के यहाँ आया और उसने विस्फोट किया, और यही है, उसमें समझा जा रहा है कि सुसाइड बॉम्बर था और ये खुद मर गया उसमें। और जो सफेद टी शर्ट में है वो दूसरा व्यक्ति जो है वो उमर है। तो ये तस्वीर जो है अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, 29 अक्टूबर की ये तस्वीर बताई जा रही है। हम लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान में डर की। पाकिस्तान की टीवी पर यह चर्चा कि भारत में हमला हुआ, अब क्या जवाब देगा भारत, क्या हम पर फिर से हमला करेगा। उनके सेना प्रमुख के या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की तरफ से अफसोस का भी एक पोस्ट या बयान ना आना दिल्ली के इस हमले के ऊपर, ये भी बताता है कि सभी लोग, उनके यहाँ पर भी डर, मतलब काम यही हो रहा है कि आप तैयारी रखो, भारत न जाने क्या कुछ कर दे। भाई पहलगाम के बाद 2 हफ्ते के अंदर कर दिया था भारत ने हमला आतंकवादियों के ऊपर। देखिए सौरभ, वो तो ठीक है, घूम फिर करके बात एक जगह आकर के टिक जाती है। ये सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? जब तक उनको आप एक फर्टाइल ग्राउंड नहीं है, जिसे हम होम टेरर नेटवर्क कहते हैं, जब तक होम टेरर का लिंक हमको नहीं पकड़ा जाता है, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। जिसे हम बार बार कहते हैं, अंदर के भी अंदर, भारत के अंदर का जो पलता हुआ पाकिस्तान है, उसकी तरफ भी हमको बहुत गंभीरता से ध्यान देनी चाहिए। ये टेरर नेटवर्क आज देख रहे हैं कि अहमदाबाद में है, कल जो है वो फरीदाबाद में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में था, लखनऊ में है, किशनगंज में हो सकता है, पश्चिम बंगाल के अंदर अभी छापे मारे जा रहे हैं। जो सूचना सुबह सुबह आई थी कि पश्चिम बंगाल के अंदर, आसाम के अंदर ऐसे बहुत सारे टेरर मॉड्यूल निकले हैं। तो ये बहुत बड़ी है। मुझे लगता है एक लाइन, सिर्फ एक चीज मुझे जो लगती है, हो सकता है ऐसा नहीं हो, लेकिन देश की एक ऐसी अदालत होनी चाहिए जिनको इन मामले पर कोई सुनवाई के लिए कोई जरूरत नहीं है। उनके लिए जैसे सुप्रीम कोर्ट हम जाते हैं, हमारे यहाँ जो क्रिमिनल नेटवर्क सिस्टम, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो इतना लेथार्जिक है कि ये पलते हैं। की तस्वीर नहीं देखी थी आपने? वो आईसिस से जुड़ा हुआ आदमी कर्नाटक की जेल के अंदर बैठ के फोन चला रहा था। भाई मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई ऐसी चीजें होती है। आपने देखा ना, पोटा के खिलाफ कौन सड़क पर उतर करके आया था, कौन यदि ये टेरर नेटवर्क बहुत पहले खत्म हो गया होता, लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में इस टेरर नेटवर्क को खड़ा होने दिया। आपको और बयान पाकिस्तान का सुनाता हूं। देखिए, वहां पर एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जब कोई आतंकवादी कार्रवाई होती है, तो कोई धमाका हुआ या कुछ हुआ, तो हम लोग जो है सीधे भारत को दोष देते हैं ना। हम भी पहले सीधे ही कह देते हैं कि भारत इसके पीछे है। तो अब अगर उनके यहाँ हो रहा है तो वो हमारा नाम क्यों नहीं लेंगे? सुनिए। मैं देख रही थी कि क्या पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई जवाब दिया जा रहा है, या पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर कोई जवाब दे रहा है, तो नहीं। और जाहिर है कि स्पोक्स पर्सन तो जवाब उस वक्त तक नहीं देंगे जब तक के दे भी सकते हैं, जब तक कि कोई इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से ये नहीं कहा जाता कि भाई इसके अंदर इसका हाथ है। वैसे ये अफसोसनाक ये होता है कि अगर इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट ना हो, लेकिन आप जो है वो ये कहना शुरू कर दें कि इस तरफ से हुआ, तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है। कोई भी इस तरह की खबर हो, कुछ भी हो, तो वो फौरन इंडिया का नाम लग जाता है कि ये राह की साजिश है, आपको पता है। तो फिर आप ये कैसे उम्मीद रखते हैं कि दूसरी तरफ से ऐसा नहीं कहा जाए? जो इसके अंदर लोग डिटेन किए गए हैं या जिनके ऊपर कहा जा रहा है, उन सबका जो रिलेशन है वो पुलवामा से निकल रहा है। ये बड़ी अजीब बात है कि जो पुलवामा के रहने वाले हैं वो लोग जो है इसके अंदर डिटेन किए जा रहे हैं, और उनके कई एक मुस्लिम नेम्स हैं जो इसके अंदर सामने आ रहे हैं। तो ये इन्होंने कहा कि भाई वो कश्मीर से लिंक निकल रहे हैं, ये पाकिस्तान की जर्नलिस्ट कह रही हैं। सबका कनेक्शन जो है पुलवामा से है। पुलवामा में पहले एक बड़ा आतंकवादी वारदात जो है वो उसको अंजाम दिया जा चुका है 2019 के अंदर। तो भारत हम पर क्यों शक नहीं करेगा? फिर आगे लेकिन उन्होंने फिर ये भी कहा कि जंग के आसार दिख रहे हैं, कि भारत और पाकिस्तान फिर एक बार जंग में एक दूसरे के खिलाफ हमलावर होंगे। सुनिए। हालात ऐसे बनते हुए नजर आ रहे हैं कि जो ये बात की जा रही थी कि वॉर हो सकती है, तो वो तो अगर इस तरह की देखे ना, ये इस्तेमाल की जाएगी, ये टाइटल होगा कि पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट एक्ट ऑफ वॉर है, तो फिर जो है क्या इसके ऊपर जो है वो तो कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान ये कहेगा कि भाई आपने कैसे ये कह दिया, अच्छा फिर हमें बताया जाए वगैरह। तो अब इतना तो पाकिस्तान के पत्रकार समझ रहे हैं, तो वहां की सेना और सरकार तो ज्यादा ही समझ रही होगी कि भारत के प्रधानमंत्री के कहने का क्या मतलब है। उन्होंने भी कहा कि अगर भाई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कह चुका है, और एक बार नहीं कई बार, एक्ट ऑफ टेरर मींस एक्ट ऑफ वॉर, तो पाकिस्तान में किसी को भी क्यों शक होना चाहिए कि भारत क्या कैसी कार्रवाई करेगा? नहीं, सवाल यहाँ ये भी है कि क्या सचमुच पाकिस्तान ने आतंकवादियों को रोकने के लिए कभी कोई काम किया क्या? और हमें वहां से शुरू करना चाहिए।
पुलवामा के पहले आसिम मुनीर का अपने सैनिकों के साथ जो उन्होंने भाषण किया था, इसमें उन्होंने कहा था कि एक साथ नहीं रह सकते। वो साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हम करके रहेंगे। जहां पर वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम इसका बदला लेंगे, वो कश्मीर को लेकर जिस तरह की बात करते रहे, और यहां तक उन्होंने कहा कि हम वहां जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं उनको हम मदद करेंगे। यानी ये तो सीधे सीधे वो बयान है कि आप सीधे सीधे किसी दूसरे देश के जो उसकी संप्रभुता है, सॉवरेंटी है, उसमें हमला कर रहा है। अब मुझे लगता है कि ये वक्त जिसको बार बार कहा जाता है क्या अमेरिका उनके साथ खड़ा है क्या, तो अमेरिका से भी जरा इस पे दो टूक बात करने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस पर जरा दो टूक बात करने की जरूरत है। और मैं फिर कह रहा हूं, युद्ध पाकिस्तान के साथ कब होगा, किस स्केल पर होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस बार इसका एहसास होना चाहिए। वो किस लेवल पर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा नहीं पता है, लेकिन मीरपुर और मुजफ्फराबाद में इस बार इसकी आंच पड़नी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए। और फिर मैं कह रहा हूं, उनकी धरती पर भी कुछ तो होता हुआ दिखे ना, समझ में तो आए कि इसका मतलब क्या होता है। इन दोनों ही जगहों पर असंतोष की चिंगारी बहुत ज्यादा है। पिछले 2 सालों में कम से कम ऐसी 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हुई हैं जहां उनका जो निजाम है, जहां उनकी जो जिसको उन्होंने गुलाम बनाकर रखा है, जिस कश्मीर के हिस्से को, वहां की सरकारें बार बार एक तरह से कहें कि मुश्किल में पड़ती हुई दिखती है। वहां के लोगों को उनके सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट कैंप के, ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पीओजेके पर इस बार बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दुनिया को भी नजर आना चाहिए। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या कहेगा, लेकिन हम जानते हैं पाकिस्तान क्या कहेगा। पुलवामा हुआ तो उन्होंने कहा भाई ये तो सुसाइड जिसने किया, सुसाइड बॉम्बर, ये तो जम्मू कश्मीर का लड़का था, इससे पाकिस्तान का क्या लेना देना। अब ये सारे डॉक्टर जम्मू कश्मीर के हैं, तो कहेंगे तो ये तो जम्मू कश्मीर में भारत की सेना के दमन चक्र से परेशान होकर इन लोगों ने ऐसा किया है, तो आजादी की लड़ाई है। वो कह सकते हैं, उसकी बात ठीक है, लेकिन आप याद कीजिए जो 26/11 हुआ 2008 में मुंबई हमला, उसमें एक अजमल कसाब पकड़ा गया तो पूरी कहानी बदल गई। यहाँ जितने लोग पकड़े गए हैं उसमें से कितने लोग यहाँ पर कर रहे हैं और वो किसके हैंडलर्स हैं, ये बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। पाकिस्तान के कहने से नहीं, दुनिया भर में भी कोई कह रहा है ये। आप ही मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पाकिस्तान को बचाने में लगे हुए हैं। भाई सारी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान आतंकवादी हमले कराने और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है। और मैं इस बात से सहमत हूँ कि इस समय पीओके और जो ये बलूचिस्तान का इलाका है, वहां पर टर्मोइल जैसी स्थिति हो गई है, पाकिस्तान खुद नहीं संभाल पा रहा। तो इस समय हमारे लिए सबसे बेहतर मौका है। ये कब तक ये दोस्ती और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस पर ये बात करते रहेंगे कि हम कभी कुछ नहीं करेंगे। ये हमने तय किया कि भाई हम पहला हमला नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वॉर में भी हमने कहा, लेकिन जो कोई हम पर हमला करेगा तो कब तक ये चुप रहेंगे। अभी प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हम एग्रेशन में हैं, कभी तो कोई जागना चाहिए ना देश में कि इस बात का हिसाब क्या होगा। और बार बार आप कहते रहेंगे तो ये तो बहुत साफ स्थिति में आ गया है पाकिस्तान इस मसले पर कि, और वो आप आसिम मुनीर को भी समझिए कि वो आप कोई केस चलाने की जरूरत नहीं है हमें पाकिस्तान को, कोई केस चलाने की जरूरत नहीं है। ये जो बात पहले होती थी, पहले हम लोग चर्चा करते कि वो डोजियर भेज देंगे, अभी सरकार ने आके डोजियर भेजना तो बंद कर दिया ना, तो फिर सीधे सीधे से बात होगी। डोजियर ये केस ही डोजियर भेजने का नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए जो ये कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के लोग वहां शामिल हैं कि नहीं, बुरहान वानी को तब तो कमर बाजवा वहां थे, उन्होंने नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, उन सब ने उसको मार्टियर का दर्जा दिया था, कहा कि बड़ा हीरोइक स्ट्रगल है उनका। ये बाकायदा उनके लिए स्टैंप इशू किया गया था, हर बार उसको आजादी का हीरो कहकर उसको बहुत एक दर्जा दिया जाता है, और उसके बाद आप कहेंगे कि वो कश्मीर का बच्चा है। ये कैसे कह सकते हैं। अरे एक स्टेटमेंट और सुना दूं सर, फिर आता हूं। पाकिस्तान के एक और जर्नलिस्ट हैं साबिर शाकिर, ये कह रहे हैं कि भाई हम तो मान के बैठे हैं कि दिल्ली धमाके के गुनहगार हम ही ठहराए जाएंगे। दिल्ली की फायर सर्विस ने बताया है कि लाल किला मेट्रो सर्विस स्टेशन के करीब एक कार में धमाका हुआ है, और खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस के तर्जुमान का कहना है कि अब तक इस धमाके में कम से कम 8 अफराद की हलाकत हुई है। ये इब्तदाई इतलात हैं और खदशा जाहिर किया जा रहा है कि यह तादाद इजाफा होगा और इसमें ज्यादा तादाद में नुकसान हो सकता है। और दूसरी जानिब मुख्तलिफ तस्वीर जारी हो चुकी हैं, फुटेजेस जारी हो चुकी हैं, और इंडिया के मीडिया के मुताबिक भी ये दिल्ली में लाल किले के करीब जो धमाका हुआ है, इसके बाद अब वहाँ पे गाड़ियों में आग लगी हुई है और अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है और वहाँ पे लोगों को ले जाया जा रहा है। तो हलाकतों के मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ये सूरत हाल है दिल्ली की, और दिल्ली लाल किला एक मारूफ जगह है और इसको ख़ास तौर पे
पाकिस्तान के साथ मंसूब किया जाता है। तो देखते हैं कि इस बार मोदी सरकार कैसे इल्ज़ाम लगाती है, क्योंकि इसका सारे का सारा मलबा जो है वो अल्टीमेटली हम पर ही गिरना है और इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वो पूछ रहे हैं, देखते हैं कि मोदी सरकार ये सारा मलबा हम पे कैसे डालती है, हमें कैसे जिम्मेदार ठहराती है। भाई सच तो सबको पता होता है सर, ऐसा नहीं है, अब इतने मासूम नहीं है पाकिस्तानी कि उनको नहीं मालूम कि उनके देश के अंदर मसूद अजहर, हाफिज सईद, इनके जैसे लोग क्या हैं। ये कोई वहां पर एनजीओ चलाने के लिए तो नहीं पाले हुए वहां की सेनानी, ये क्या करते हैं, भारत की तरफ टेररिस्टों को ट्रेन करने के लिए कहाँ कहाँ कैंप लगते हैं। भाई तो दुनिया दिखा चुकी है, ये पाकिस्तान के लोग तो खुल के बात करते हैं। आज आप केवल ये बेशर्मी से कुछ झूठ बोलने के लिए आ जाएं टीवी पर तो उससे कोई जो है वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पाकिस्तान इतना बेशर्म देश है, आप उसकी इंटेंशन क्या है इसको जरा सोचिए। भारत जंग कर देगा अगर हमारे यहां से किसी ने हमला कर दिया, ये वो जानता है, फिर भी हमला हुआ क्योंकि उसको नहीं डर लगता। पाकिस्तान की फौज वो जिंदा ही वो है ही इसीलिए कि भाई मैं हिंदुस्तान का डर नहीं दिखाऊंगा तो मुझे तो जूते मारेंगे यहाँ पे लोग, मेरी जरूरत क्या है अगर भारत मुझ पर हमला नहीं करता, तो वो तो किसी भी हद तक जाएगा। और मरना कौन से जनरल ने है, मरना वहां के सिपाही ने है या छोटे अफसर ने मरना है, वही लोग फौज में मरने के लिए भर्ती किए जाते हैं पाकिस्तान में। लेकिन वो चाहता आपसे ये है कि भारत पर ऐसा दबाव बनाओ, और ये इन देशों को उसको लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी ने बड़ा कमाल कर दिया, अमेरिका आज मेरे साथ है, मेरे साथ चीन है, मेरे साथ सऊदी अरब है, कतर है, तुर्की है, कि भारत को बातचीत की मेज पे लाओ कि मूल मुद्दा कश्मीर है, मूल मुद्दा कश्मीर है, इस पर मोदी जी मेरे साथ बैठ के बात करो, ये चाहेगा पाकिस्तान। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि भारत कभी भी इस चीज को स्वीकार करेगा, और भारत ने हमेशा ये बात कहा है, शिमला समझौते, भारत ने तो शिमला समझौतों को भी लगभग दरकिनार कर दिया है। आप ध्यान रखिएगा, यूएन ऑब्जर्वर हमारे यहाँ पहले जम्मू एंड कश्मीर में उसका ऑफिस हुआ करता, नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद उसका सोरा बोरिया बस्तर बंद करके बाहर फेंक दिया है उठाकर, यहाँ से जाओ तुम्हारी कोई, ये हमारी जमीन है, जो होगा किसी ने दिया, इसको ले गया होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, ये मेरी जमीन है, यहाँ पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई यूएन ऑब्जर्वर कोई नहीं यहाँ पर रहेगा। दूसरी बात, देखिए, जंग निपटना तो पड़ेगा पाकिस्तान के साथ, आज नहीं निपटे, कल निपटे, परसों निपटे, जवाब होता है ना कि उसके उकसावे पर नहीं, हम तय करेंगे कि हमको कितना मारना है, किस जगह मारना है और कब मारना है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि भारत इसका बदला नहीं लेगा, भारत इसका बहुत बदला लेगा और जोरदार लेगा। और मुझे लगता है इस संदर्भ में भारत भी मन बना चुका है। कहीं ना कहीं आपको भी सोर्सेज से लगता होगा कि इस प्रकार की चीजें आएंगी तो भारत किस प्रकार का बड़े तौर पे कैसा रिस्पॉन्स देने वाला है पाकिस्तान को। हाँ, ये बात उनको जरूर लगती है कि शायद इस बार जो है वो हमको डिप्लोमेटिक तौर पर हमको अमेरिका का समर्थन मिले, या हो सकता है बात बढ़ने नहीं देंगे, नहीं बात नहीं बढ़ने देंगे, समर्थन देंगे। और आप इससे बढ़िया क्या स्थिति हो सकती है कि ट्रंप जो बार बार कहते हैं हमने युद्ध रुकवाया और ऑपरेशन सिंदूर 2 यदि शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा, ट्रंप की कहां बचेगी, कुछ बचेगी? तब तो ये होगा ना कि हमने अपनी शर्तों पर युद्ध बंद किया था और जब अब स्थिति आई तो हम दोबारा शुरू करेंगे, तो ये स्थिति बनी। हाँ, लेकिन उसको मुझे सही कहा उन्होंने कि उसको ये लगता है कि ये लोग देश जो है अब बदद में आएंगे और ये भारत के हाथ रोकेंगे अगर भारत कुछ करना चाहेगा। देखिए, पाकिस्तान इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि अभी 2014 से लेके 2004 से लेके 2014 तक इस मनमोहन की सरकार नहीं है कि कसाब को पकड़ने के बाद भी भारत हमला करने की या घुसकर मारने की हिम्मत ना करे। 2014 के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार को देखा है और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसने देख लिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की का कार्यशैली किस तरीके से है। तो पाकिस्तान डरा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे, वो सारे सबूत इकट्ठे करेंगे, दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे, अलग थलग करेंगे। दुनिया के जो देश आज पाकिस्तान का साथ दे रहे हो, जिन मुस्लिम देशों के साथ और अमेरिका के साथ या चीन के साथ पाकिस्तान आज भारत के साथ ये हरकत करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लग रहा है कि वो सारे देश भारत के समर्थन में आएंगे और पाकिस्तान से कहेंगे कि भाई इस तरीके से हरकतें बंद करो। और फिर भारत, मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सिर्फ हथियारों से नहीं, युद्ध पर नहीं, इकोनॉमिकली भी इसको खत्म करेगा, दुनिया में अलग थलग छोड़ेगा। जो दुनिया से सहायता पाकिस्तान को मिल रही है वह मिलना बंद होगी। पाकिस्तान के मुझे लगता है एक बड़ा सबक होगा और उसके बाद भारत उसको अच्छे
अच्छे तरीके से सबक सिखाएगा। उसके बाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो जम्मू एंड कश्मीर है वो भी भारत का हिस्सा बनेगा। भारत इस बार सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों खत्म करने के लिए, लॉन्चिंग पैड खत्म करने के लिए हमला नहीं करेगा। भारत इस बार करेगा तो बड़े उद्देश्य के लिए हमला करेगा, जिसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर भी शामिल होगा। आप कुछ बोल रहे थे, मैं बस कह रहा हूं कि सिर्फ मनमोहन सिंह ही नहीं है, मनमोहन सिंह को समर्थन देने वाले सोनिया गांधी भी नहीं है। दूसरी बात, $14.5 बिलियन के उसके पास फॉरेन एक्सचेंज है। 2 सप्ताह से ज्यादा वो असला नहीं लड़ सकता है पाकिस्तान। ऐसी स्थिति में जहां $700 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज हो इंडिया के पास और इतना बड़ा शस्त्रागार हो, मुझे नहीं लगता है कि झेल पाएगा पाकिस्तान। अच्छा, आप देखिए, खबर ये है कि ऑफिशियली जांच जो है पूरी तरीके से एनआईए को हैंडओवर कर दी गई है। ये जांच इस वक्त आ रही है। गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए को सुपुर्द कर दी है। ये इस वक्त हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन जो बात हो रही थी भाई, पाकिस्तान के हौसले बड़े बढ़े हुए थे अभी पीछे बीते दिनों, क्योंकि दुनिया के देश जो है उसको थोड़ा हवा दे रहे थे। अमेरिका भाई ट्रंप बुला रहा है आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में, तो उसका ये कैलकुलेशन हो सकता है कि भारत जो भी कहे, लेकिन ये लोग बीच बचाव में आ ही जाएंगे। और बड़े देशों के जो विदेश मंत्रालय होते हैं वो तो पहली फुर्सत में एक्टिव हो जाते हैं ना। हो सकता है एक्टिव हो गए होंगे, वो बिल्कुल एक्टिव हो गए होंगे डिप्लोमेटिक तौर पर। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अभी हम लोगों का ऐसा लग रहा है कि कोई हम माहौल बना रहे हैं युद्ध का। लेकिन इसको मैं उल्टा सवाल पूछूं कि अच्छा, कब करना चाहते हैं आप युद्ध? कब तक आप बर्दाश्त करना चाहते हैं? ये भी तो होगा ना, डिप्लोमेसी के लेवल पर होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई कल युद्ध हो रहा है, आज युद्ध हो रहा नहीं, डिप्लोमेटिक लेवल पर भी युद्ध ही है वो। यदि आप उन देशों के साथ उनको साफ साफ कर दो, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वो पहलगाम की घटना के बाद पूरी दुनिया भर के देशों को बताया ना, वो भी एक युद्ध है, डिप्लोमेटिक वॉर है, जिसको हमने जीता। मैदान में भी हमने जीता, डिप्लोमेटिक वॉर में भी जीता। यहाँ भी होगा, कतर होगा, अमेरिका होगा, टर्की होगा, और कुछ देश भी आ सकते हैं। लेकिन उन सबका जवाब हमारे पास होगा, उस पर कार्रवाई होगी, और वो बेहतर है। क्योंकि डिप्लोमेटिक वॉर को यदि हम जीतते हैं तो जो असली जमीनी जो लड़ाई है उसको जीतने में और ज्यादा ताकत के साथ आप रह सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। मुझे नहीं लगा, मैं इससे केवल उल्टा सवाल पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज सब लोग ये कह रहे हैं कि मैं कोई एग्रेशन के तौर पर बात कर रहा हूँ। हम कोई तय कर लें पैरामीटर, थर्मामीटर की तरह से कि नहीं, अब इसके आप कह रहे हैं ये तो पॉलिसी है भैया भारत की। और ये एनआईए का आप सिंबल मैसेज समझिए ना, एनआईए को देने का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ टेरर। एक्ट ऑफ टेरर। एनआईए और कुछ नहीं है, इंटेलिजेंस एजेंसी। ये दंगे और ब्लास्ट तो बहुत सारी हमारी दिल्ली पुलिस भी करती है जांच। एनआईए को दिया गया है, इसका मतलब उसको वो तार जोड़ने हैं जो एक्ट ऑफ टेरर के तार है, और वो साबित करके देना है। उसके बाद जो करना होगा वो करेंगे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई कंफ्यूजन है, और ये कोई उकसाने या उसकी बात नहीं है। सवाल ये है कि जो भारत सरकार की स्टेटेड पॉलिसी है, हम उसके लिहाज से कैसे एक्ट करें। जहां तक रही बात कि अमेरिका क्या करेगा, दूसरे देश क्या करेंगे, तो वो देश तो वैसे भी वही कर रहे थे। ऐसा थोड़ी ना है कि इसके पहले वो हमारे लिए बड़ा पलक पावड़े बिछाए बैठे हुए थे और हमारे पक्ष में कोई बात कर रहे थे। वो तब भी उसी तरह से व्यवहार कर रहे थे। जब ये स्थिति आएगी तो हमें एक तरह से कहें कि अगर दूसरी चीजों में डिप्लोमेटिकली हमारा एज होगा, हम बेहतर स्थिति में होंगे। और निश्चित तौर पर मैं फिर कह रहा हूं, पीओजेके को इस बार डिसमेंटल करने का समय आ गया है, इसमें कोई भ्रम नहीं। देखिए, वैसे मतलब लोगों को लगता है कि सरकारों के रुख और मोदी जैसे प्रधानमंत्री के रुख को पढ़ पाना आसान काम है। कल एक बड़े सीनियर पत्रकार ने ये लिखा हुआ था, मोदी भूटान आज जाएंगे या नहीं, ये बता देगा कि भारत कैसी कार्रवाई करेगा। मतलब अगर वो भूटान गए तो भारत सरकार इस पर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाली। और हुआ क्या, वो भूटान गए भी और भूटान से ही बोल दिया। नहीं, मैं इस पे एक और बता दूं, मैं इस पे एक याद दिला देता हूं। जिन लोगों को ये ध्यान में नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ओटीटी का वेब्स हुआ था, वेब्स मुंबई में हुआ था, उसमें भी गए थे और मैं वहां था। कोई उनके चेहरे के भाव नहीं पढ़ पा रहा था। जितने इंडस्ट्रियलिस्ट आए हुए थे, जितने बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हुए थे, वो बात कर रहे थे पहलगाम की, उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन जब जवाब आया तब लोगों को समझ में आया कि प्रधानमंत्री कितनी कड़ाई से जवाब देते हैं। और भूटान तो जाना ही चाहिए। हम क्यों अपनी जो सामान्य गतिविधियां हैं उसको रोकेंगे? हम बड़े देश हैं, हम सक्षम देश हैं, हम ताकतवर देश। आर्टिकल समय खत्म हो गया। एब्रोगेशन जिस दिन हुआ था उस दिन अमित शाह थे पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री। सर एक बहुत शॉर्ट कमेंट। नहीं, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस समय हम लोगों ने मिसाइल हमला किया था उस दिन भी प्रधानमंत्री एक मीडिया कार्यक्रम में थे और उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी और उन्होंने कहा कि आप जल्दी अच्छी खबर सुनेंगे। जी, तो अब जवाब भारत देगा। कैसे देना है, पहले इसकी जांच पूरी होगी। अब एनआईए को सुपुर्द हो गई है, उसमें जो भी वक्त लगेगा वो लगेगा। इनके पीछे कौन बैठा था, इसमें मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी को भी कोई शक है। आप प्रधानमंत्री की बात पर हम सबको भरोसा करना चाहिए कि इस हमले का एक भी दोषी
वो बचेगा नहीं।